तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, वो वुमेन इशू और वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, वुमेन्स की जितनी भी प्रॉब्लम है, और वुमेन्स के से लेकर जो भी इनके सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन सब की बात करेंगे। यानी मेंस की भी बात करेंगे, प्रीलिम्स की भी बात करेंगे। मेंस में भी लिखना होता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप स्टेट पीसीएस भी दें तो 1 से 2 क्वेश्चन तो हमेशा वुमेन्स पे रहेंगे ही रहेंगे। एससे रहता है, पर्टिकुलरली एक एससे तो वुमेन पर रहता है, आपने देखा होगा, स्टेट हो चाहे यूपीएससी हो। स्टार्ट करने से पहले मैं एक आदमी का नाम लेना चाहता हूं, जैकब ब्रॉन्स्की। बीबीसी ने उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एसेंट ऑफ मैन, और सबसे फेमस एक बुक है एसेंट ऑफ मैन। एसेंट ऑफ मैन में जैकब ब्रॉन्स्की लिखते हैं, और बहुत अच्छा इवोल्यूशनरी एक्सपर्ट हैं, लिखते हैं कि जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम जानवर से इंसान बनने लगे, यानी होमो प्रजाति से होमोसेपियन बनने लगे, तो मदर का पेल्विस साइज छोटा हो गया। पेल्विस साइज छोटा क्यों हुआ? क्योंकि हम पहले 4 पैडल थे, 4 खुरों पे चलते थे, धीरे धीरे हम बाई पैडल हो गए। और उसके पीछे भी हम देखते हैं कि किस तरह से आदमी का इवोल्यूशन जो है वो ग्रासलैंड में हुआ है, घासों के मैदानों में हुआ है। तो मुंह पे जो उसकी घास लगती थी, तो वो 4 पैडल की जगह बाई पैडल हो गया। जब वो बाई पैडल हुआ तो मदर का पेल्विस साइज छोटा हो गया, और उसके कारण मदर पेन ज्यादा इंक्रीज होने लगा। और आज भी देखिए, ह्यूमन मदर पेन, जो लेबर पेन हम कहते हैं, वुमेन्स में सबसे ज्यादा होता है। किसी भी जानवर को ले लीजिए आप, सबसे ज्यादा जो लेबर पेन है वो वुमेन्स में है। पेल्विस साइज छोटा होने के कारण एक चीज हुई, बच्चों का मदर की दिमाग से कनेक्शन वीक हो गया। और देखो, हम जब बाईपेडल हुए, यानी 2 खुरे पे खड़ा होना हमने चालू करा, पहले तो हम 4 पैडल थे, इसके कारण मदर का जो कनेक्शन था विद द बेबी, वो थोड़ा डिक्रीज हुआ। इसलिए हमारा छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे दीन दुनिया का कुछ पता नहीं होता। गाय का बछड़ा पैदा होते ही खड़ा होना सीख जाता है, लेकिन हमारे बच्चे को इतना पता नहीं कि बेड से अगर नीचे गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। और कितनी बार बच्चे देखा होगा बेड से नीचे गिर भी जाते हैं, क्यों? उसकी जो माइंड से कनेक्शन है, बेबी का कनेक्शन है विद द मदर, वो वीक हो गया। इसके कारण एक कंसेप्ट ने जन्म लिया जिसे कहते हैं कोलैबोरेशन, कि आदमी ऑलवेज वर्क्स इन कोलैबोरेशन। हम एकता में संगठन में रहना सीखते हैं। इसलिए आदमी की हर्ड मेंटेलिटी भी है। हर्ड मेंटेलिटी की, हम ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में शिकार करते हैं। लेकिन जब एग्रीकल्चर क्रांति हुई, यानी नियोलिथिक रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं आप, एग्रीकल्चर क्रांति में उसका दिमाग का साइज बढ़ने लगा, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ने लगी। और क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ने लगी तो अब वो सोचने वाला है, माइंड वाला है। तो यहां से जन्म हुआ कन्फ्लिक्ट का। तो मैन, यानी मैन में यहां पर मैन और वुमेन दोनों है। मैन की अगर पूरी इवोल्यूशन देखें तो कन्फ्लिक्ट एंड कोलैबोरेशन दोनों पार्ट एंड पार्सल रहा है हमारे जीवन का। हम कोलैबोरेट भी करते हैं, कन्फ्लिक्ट में भी रहते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि दूसरा हमारा नुकसान कर देगा, हम ये भी सोचते हैं कि दूसरा साथ आ जाए तो अच्छा कर सकते हैं। दोनों तरह की मानसिकता हम रखते हैं। और जैकब ब्रॉन्स्की, अगर आपके पास कभी खाली टाइम मिले तो बीबीसी की बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, मस्ट वॉच, एसेंट ऑफ मैन। अभी हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, स्ट्रगल है, कन्फ्लिक्ट है, कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन का मतलब समझौता, कन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई। ये फ्रॉम टाइम इमेमोरियल से ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ रहा है। और ये परस्पर 2 गुटों के बीच में भी है, 2 धर्म, जो बाद में धर्म आए, धर्मों के बीच में भी है, कास्ट के बीच में भी है, जेंडर के बीच में भी है। अब ये कन्फ्लिक्ट कितने लेवल पे होता है? तो हमने कहा ये सामाजिक हो सकता है, सोसाइटल, ये इकोनॉमिक हो सकता है, अर्थव्यवस्था के लेवल पे हो सकता है, और ये पॉलिटिकल हो सकता है, यानी डिसीजन मेकिंग पावर में, है ना, कि कौन डिसीजन लेगा, पॉलिटिकल। मैक्स वेबर ने इसे बहुत अच्छे से डिफाइन करा है। उसने कहा है कन्फ्लिक्ट 3 लेवल पर होते हैं, वेल्थ के लेवल पर, स्टेटस के लेवल पर, एंड पावर के लेवल पर। और ये कन्फ्लिक्ट ही डिसाइड करते हैं द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस कन्फ्लिक्ट में कुछ लोग एसेट बन जाते हैं, कुछ लोग लाइबिलिटी बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताएं, एसेट एंड लाइबिलिटी क्या?
और एसेट एंड लाइबिलिटी समाज में हमेशा अलग तरीके से ट्रीट की जाती है। लाइबिलिटी अलग तरीके से ट्रीट की जाती है, एसेट अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर क्रांति आई तो महिलाएं जो लेबर पेन में होती हैं, एग्रीकल्चर नहीं करती, घर पे बैठी रहती थी, मतलब तो जब लेबर पेन होगा तो बच्चों का लालन पोषण करेगी। अब वुमेन बिकम द लाइबिलिटी, मैन बिकम द एसेट एंड दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली। अब होता क्या है, पावर हैज इट्स ओन साइकोलॉजी, और पावर की साइकोलॉजी ये कहती है, और मैक्स वेबर से आई एम कोटिंग फ्रॉम मैक्स वेबर, ही टॉक्स दैट पावर हैज इट्स ओन साइकोलॉजी, कि पावर तब तक एसर्ट की जाती है जब तक आपसे लोग डरे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पावर एसेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि लोग आपसे डरे। जब लोग डरना छोड़ दे तो आप समझ लीजिए पावर इज बीइंग चैलेंज। इसलिए आपने देखा होगा आप बड़े ऑफिसर को हमेशा सैल्यूट करते हो, जिससे कि बड़े ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को ये लगे कि यस आई एम मोर पावरफुल, जूनियर को ये लगे यू आर जूनियर। असर्शन ऑफ पावर, ठीक है। और जब हम असर्शन ऑफ पावर की बात करते हैं तो ये स्ट्रगल मैन एंड वुमेन में भी है। और मैन एंड वुमेन में क्यों है? क्योंकि बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, नो डाउट बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। मैन, और देखा जाए बायोलॉजिकली हर कोई डिफरेंट है, कोई गाला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई जल्दी तेज भागता है, किसी का दिमाग तेज चलता है, एंड सो फोर्थ। बायोलॉजिकल सभी डिफरेंट है, इसे हम कहते हैं इनइक्वालिटी। अब पावर इनइक्वालिटी से पैदा होती है, नो डाउट अबाउट इट। जैसे दो उंगलियां सेम नहीं हो सकती, ऐसे दो लोग भी सेम नहीं हो सकते, ये तो सब मानते हैं। लेकिन जब उस इनइक्वालिटी को बाय बर्थ कर दिया जाए, ऐसे प्रोविजन बना दिया जाए कि इनइक्वालिटी हमेशा के लिए रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। अब अगर आप देखेंगे ये कैसे वर्क करता है, तो महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहले हम महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं कि मैंने आपको बताया एसेट एंड लायबिलिटी डिफरेंटली ट्रीट किए जाते हैं। महिलाएं कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में पीछे छूट गई, क्यों? क्योंकि दे आर बायोलॉजिकली डिफरेंट। ज्यादा एक्सट्रीम लेबर नहीं कर सकती, लेबर पेन अलग होता है, वो बच्चों का पालन होता है, लेबर का मतलब अलग होता है। जैसे आदमी कुछ काम कर सकता है जिसमें ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेबर की जरूरत होती है, वुमेन रिलेटिवली सोफिस्टिकेटेड काम कर सकती है। तो पहला इनइक्वालिटी आई। अब इनइक्वालिटी को किसी तरह से पेट्रीलिनियर कॉन्फिडेंस दिया गया। अब पेट्रीलिनियर कॉन्फिडेंस क्या होता है, इसे भी आपको समझना चाहिए। आई एम मतलब कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी हैं जो आपको लिखना चाहिए अपनी कॉपी में, जैसे पेट्रीलिनियर कॉन्फिडेंस। अब कैसे पेट्रीलिनियर कॉन्फिडेंस आएगा, देखिए एक चीज समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए, दो तरह के पावर की अगर बात करें, और मैं स्टार्टिंग मैन एंड वुमेन से जो कह रहा हूं तो पावर स्ट्रगल से स्टार्ट कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। पावर को असर्ट करने के लिए कंट्रोल जरूरी है, और कंट्रोल दो तरीके का हो सकता है, या तो स्वतः आंतरिक या एक्सटर्नल बाहरी। आंतरिक और बाहरी, जैसे एग्जांपल बताते हैं। आप लोगों ने कभी ट्रैफिक लाइट वायलेट करी है? हाँ जी, ट्रैफिक लाइट जंप करी है? ट्रैफिक लाइट सब समझते हैं ना, जंप करी है? यस सर। करी होगी। तो जब ट्रैफिक लाइट वायलेट करते हैं और वायलेट करके आगे निकलते हैं, तो कभी अंदर से बुरा लगा है, यार ये नहीं करना चाहिए था? मुझे लगता है इस तरह का कंट्रोल ट्रैफिक लाइट में है ही नहीं। अब ट्रैफिक लाइट जब वायलेट करते हैं तो बस दो ही चीज आप देखते हैं, कि पुलिस वाला है कि नहीं है, जिसे आप अलग अलग नाम से जानते हैं, कलर कोडेड नेम देते हैं आप, पुलिस वाला है कि नहीं है, कैमरा तो नहीं लगा। और अगर ये पुलिस वाला नहीं है और कैमरा नहीं लगा, तो आप ट्रैफिक लाइट धड़ल्ले से जंप करते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल। दूसरा है इंटरनल कंट्रोल। ट्यूसडे वर्सेस चिकन। मंगलवार को कभी चिकन खाया है? और जब देखो, अगर आप मंगलवार को मानते हो और गलती से कोई फ्रेंड आपसे कहे कि आज तो चिकन बनता है या नॉन वेज बनता है, तब आप देखो अंदर ही अंदर कैसे फील करते हो। खा भी लो गलती से तो भगवान का नाम नाम नाम, हे भगवान, हे भगवान, हे बजरंग बली, गलती हो गई माफ कर दियो, गलती से ये बेशरम
आदमी है, मंगलवार को भी नहीं मानता है, मुझे मेरा धर्म और भ्रष्ट कर दिया। अब देखो, ट्यूसडे वर्सेस चिकन हमारी साइकोलॉजी में ज्यादा प्रभाव डाल रहा है एज कंपेयर टू ट्रैफिक लाइट जंपिंग। ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रैफिक लाइट जंप करना एक्सटर्नल कंट्रोल है, ट्यूसडे वर्सेस चिकन इंटरनल कंट्रोल है। लोगों को कंट्रोल ही इंटरनली किया जाता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अब कैसे इंटरनली कंट्रोल किया जाता है, हाउ वुमेन्स आर फर्दर सब्जुगेटेड इन द एंटायर इवोल्यूशन प्रोसेस, इसे हम फर्दर देखते हैं कैसे होता है। वुमेन्स के लिए कुछ इंटरनल कंट्रोल बनाए गए जिससे कि वुमेन्स को कंट्रोल किया जाए। और मैं बताऊं, कंट्रोल भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे मैं एक बात बताता हूं आपको, फर्स्ट जनरेशन में जो चीजें आती हैं, मान लीजिए कुछ सोसाइटल ऑर्डर्स आए, तो फर्स्ट जनरेशन में उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए, सेकंड जनरेशन में जाते जाते वो कल्चर बन जाता है, थर्ड जनरेशन जाते जाते ड्यूटी बन जाती है, फोर्थ जनरेशन जाते जाते रिलीजन बन जाता है। विधवा रहे सत्य व्रतधारी, ये रिलीजन है। तो पहले जनरेशन में एक्सेप्टेंस मानना, दूसरे जनरेशन का कल्चर, तीसरे जनरेशन की ड्यूटी, और फोर्थ जनरेशन का धर्म। जैसे छठ आप मनाते हैं, एक्सेप्टेंस, उसके बाद बिहार का कल्चर, उसके बाद ड्यूटी, उसके बाद रिलीजन, पार्ट ऑफ रिलीजन। कोई भी चीज, कोई भी किसी भी तरह का जो सोसाइटी में कोई भी चीज आती है, वो एक्सेप्टेंस, कल्चर, ड्यूटी और रिलीजन में ही कन्वर्ट होती है। अब मैं ये कह क्यों रहा हूं आपसे, अब सुनिए क्यों कह रहा हूं। इसी रिलीजन, ड्यूटी, कल्चर के बेसिस पे इंटरनल कंट्रोल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं हम, मान लीजिए मदर है आपकी, किसी की भी मदर है, ये लीजिए, मदर हर एनिमल में एक बायोलॉजिकल रियलिटी है, जबकि फादर इज अ फिक्शनल वन। मदर बताती है पैदा होते हैं कि ये फादर है तो हम मानते हैं, अदरवाइज फादर इज ओनली अ फिजिकल रियलिटी, ही डज नॉट हैव ए इमोशनल रियलिटी। इसलिए देखा होगा बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मदर अपने आप पावरफुल हो जाती है, क्योंकि मदर का सपोर्ट हमेशा बच्चों से रहेगा। ठीक है, बच्चों से सपोर्ट आता रहता है। अब इस पावर को कैसे चैलेंज करेंगे? इस पावर को चैलेंज किया जाता है बाय पैट्रिलिनियल कॉन्फिडेंस, सेक्सुअल कंडक्ट पायसनेस, कि महिलाओं को ये बताओ कि कैसे मेंटेन करा जाए कि पापा को पापा माना जाए, मदर इज मदर। और आई थिंक मैं बहुत ही अवेयर और बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास से बात कर रहा हूं, और दिस इज ऑल साइंटिफिक स्टडी। तो यहां पर आके ये नहीं कहना कि सर क्या सिखाते हैं। अरे भाई ठीक है, सारी बात करेंगे तो इसमें ये भी बात कर रहे हैं, जो स्टडी इंटरनेशनल होती है वो भी तो पढ़नी जरूरी है, या यहीं तक कुएं के मेंढक रहोगे। तो बात है, वुमेन्स को एक सेक्सुअल पायस कंडक्ट दिया गया कि महिला वो जो करेक्टर की साफ हो। और इसलिए आप देखिए, करेक्टर पे किसी भी समाज में सबसे ज्यादा जोर है महिला का। यही पैट्रिलिनियल कॉन्फिडेंस है, यही इंटरनल कंट्रोल है सबसे ज्यादा। और वो सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। आज भी अगर सोसाइटी में देखिए, सबसे ज्यादा किसी भी देखा होगा इमोरल महिलाओं को देखा होगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है कोई भी इमोरल महिला है वो। यही पैट्रिलिनियल कॉन्फिडेंस है, यही इंटरनल कंट्रोल है। निर्भया रेप केस हुआ था, निर्भया रेप केस में हड्डियां भी टूटी थी निर्भया की। अखबार वालों ने ये नहीं दिखा हड्डी टूटी है, उन्होंने क्या हाईलाइट ज्यादा करा, रेप हुआ है। मुझे लगता है रेप से ज्यादा हड्डी टूटने का ज्यादा दर्द होता है, लेकिन हाईलाइट क्या किया गया, रेप हुआ है। हड्डी टूटी किसी ने बात नहीं करी। तो ये दिखाता है किस तरीके से वुमेन्स को एक टैग दिया जाए, टैग दिया गया कि दैट इज वुमेन शुड ऑलवेज बी सेक्सुअल पायस, सेक्सुअली वर्जिन, सेक्सुअली शुड बी प्योरली कंडक्टेड। और इसके कारण कहा जाता है कि महिलाओं की पोजीशन, महिलाओं की एक इंटरनल कंट्रोल महिलाओं पर आता है। ये मैं नहीं, राजा राम मोहन रॉय ने कहा, राजा राम मोहन रॉय ने कहा है। हमारे भारत के सुखमय चक्रवर्ती हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स में पहला नोबेल प्राइज मिला था। सुखमय चक्रवर्ती का कहना है कि इस प्रोसेस में जब इंटरनल कंट्रोल किया जाता है महिलाओं को, तो मेल मैस्कुलाइन हो जाता है, फीमेल फेमिनाइज्ड हो जाती है, और यहीं से
यहीं से डिफरेंस आ जाता है बिटवीन मेल एंड फीमेल। फीमेल इज फर्दर फेमिनाइज्ड, मेल इज फर्दर मेस्कुलाइज्ड। आदमी से कहा जाता है बेशक कितना ही वो डरपोक हो, कितना ही वो बायोलॉजिकल इंफीरियर हो, कहा जाता है कि भाई पुरुषार्थ रखो, मर्द को चोट नहीं लगती, ये मेस्कुलिनिटी है। फीमेल से कहा जाता है कि तुम्हारा काम खाली डांस ड्रामा आइटम सॉन्ग करने का है। फीमेल इज फर्दर फेमिनाइज्ड। द एंटायर प्रोसेस ऑफ सोसाइटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में चेंज होता है, फिर कल्चर बना, फिर ड्यूटी और फिर रिलीजन। आगे हम बात करें वुमेन्स की, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो वुमेन की है, अभी आते हैं उस पे, पॉलिसीज पे भी आते हैं, डोंट वरी। मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिबेट देख ले कि सोशियोलॉजी क्या कहती है वुमेन्स के बारे में, या फिर समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी क्या कहती है, और ओवरऑल क्या स्टडी हुई है फीमेल एम्पावरमेंट को लेकर, पहले उसकी बात करते हैं। दूसरा वुमेन्स के लिए देखा गया है पेट्रियार्की। क्या आरे आता है वुमेन इशू को लेकर, वुमेन्स की इतनी ज्यादा अगर समाज में प्रॉब्लम है वुमेन्स के साथ। दूसरी है पेट्रियार्की। अच्छा, पेट्रियार्की भी दो तरह की है, एक तो पब्लिक पेट्रियार्की है, एक प्राइवेट पेट्रियार्की है। पब्लिक पेट्रियार्की वर्सेस प्राइवेट पेट्रियार्की। पितृसत्ता को पेट्रियार्की कहते हैं, लिखते चलिए चाहे इन सब वर्ड को लिखते चलिए आप लोग, एक मिनट को। पेट्रियार्की तो लिखिए, वन इज पब्लिक पेट्रियार्की, अनदर वन इज प्राइवेट पेट्रियार्की। पब्लिक पेट्रियार्की वर्सेस प्राइवेट पेट्रियार्की। प्राइवेट पेट्रियार्की होता है जैसे हम जो घर की महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है पितृसत्ता के कारण, यानी मेल डोमिनेशन के कारण, उसे प्राइवेट पेट्रियार्की कहते हैं। जैसे खाना खाली महिलाएं बनाएंगी, झाड़ू काम, बर्तन का काम, बच्चों का पालन पोषण का काम ये खाली महिलाएं करेंगी, इसे कहते हैं प्राइवेट पेट्रियार्की। इंडिया में देखा गया है कि धीरे धीरे प्राइवेट पेट्रियार्की कम हो रही है, और अब तो यह भी कहा जाता है 16 संस्कार में एक संस्कार और ऐड हो गया है, दैट इज बेलन संस्कार। जब तक बेलन ना खाए वो आदमी, तब तक उसकी शादी सफल नहीं होती है। तो प्राइवेट पेट्रियार्की यानी जो घर की पेट्रियार्की है वो धीरे धीरे डाउन जा रही है। दूसरी पेट्रियार्की है पब्लिक पेट्रियार्की। पब्लिक पेट्रियार्की मतलब जो हम बाहर की महिलाओं से जिस तरीके से बिहेव करते हैं, और इसमें मैं एग्जांपल बताऊं तो एक लिफ्ट का एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मैं लिफ्ट में आ रहा था सोसाइटी में, तो मैं ना सेकंड फ्लोर पे रहता हूं, और जो बिल्डिंग है वो 12th फ्लोर तक है। तो हुआ क्या कि एक महिला, मैंने ग्राउंड फ्लोर पे बटन दबाया तो एक महिला आके घुसी। अच्छा, हम सारे खड़े ही हो गए थे, 3-4 लोग और थे, एक महिला और आई, उन्होंने भी बटन दबाया और अंदर घुसी। अच्छा, वो भी सेकंड फ्लोर पे रहती हैं, हम भी सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो महिलाओं ने, मतलब उस महिला ने थोड़े से ड्रेस जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ा अनफॉर्मल पहन रखी थी। ठीक है, सुनते रहिए, मेरी नजर में नहीं, बता रहा हूं किसकी नजर में। तो अनफॉर्मल पहन रखी थी, वो सेकंड फ्लोर पे उतरी, लेकिन मैं जैसे ही उतरने वाला था मैंने पीछे से थोड़ी आवाज सुनी, मैंने अपना गेट लिफ्ट का बंद करा, मैंने कहा चलो सेकंड फ्लोर नहीं उतरते हैं, ऊपर तक चलते हैं, देखते हैं क्या बात हो रही है। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी पब्लिक की बातें सुनने में। कितनी बार इसलिए जानबूझ के बस में ट्रेवल करता हूँ, समझ में आता है कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में। अब वो 3-4 लड़के थे, उस लड़की के कपड़े पर जो उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन किया कि देखो इस तरह के कपड़े पहनते हैं इसलिए तो रेप होता है, इसलिए तो इस तरह की बातें होती हैं, इन्होंने समाज खराब कर रखा है, एंसो एंसो। मतलब तुरंत उन 3 लोगों, 3 से 4 लोग थे उस समय, उन्होंने तुरंत लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। अब सिंपल सी बात है, मैं इस बात को सुन ही रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि भाई पहली बात तो ये टॉम डिक एंड हैरी जो यहाँ खड़े हैं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं। हो सकता है किसी महिला की ड्रेस जो है इनफॉर्मल हो सकता है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को ये किसने अधिकार दिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का?
और सबसे बड़ी बात, जो करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो पूरे ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक उस महिला को जो लगातार घूर रहे हैं, उन 4 लोगों को कौन करेक्टर सर्टिफिकेट देगा? उन्होंने तो दे दिया, लेकिन उन्हें कौन देगा जो उस महिलाओं को बार बार ऐसी निगाहों से घूर रहे थे जैसे कि खा जाएगा? और यूनाइटेड नेशन वुमेन ने ये बात कही है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस समय है वो व्योरिज्म है, घूरना। यूनाइटेड नेशन वुमेन ने इंडियन महिलाओं के लिए कहा कि जो घूरने की प्रवृत्ति है, जो ऐसे देखता है जैसे खा जाएगा, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम लाइज विद। अभी कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। दिल्ली मेट्रो में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मजनू। अब सुनते रहना। ऑपरेशन मजनू क्या था? तो देखा गया कि रात के 8 बजे के बाद, पर्टिकुलरली रात के 8 बजे के बाद, एक आपने देखा होगा मेट्रो में कभी ट्रेवल करा है, और आप लोग तो खैर बहुत एलीट सोसाइटी से आते हैं, हमने तो ट्रेवल करा है, ठीक है। मेट्रो में अगर आपने ट्रेवल करा हो तो फर्स्ट बोगी में आपने देखा होगा इज डेडिकेटेड टू वुमेन्स, ठीक है। एनसीआरबी का डेटा मैं कुछ बोलना चाहता हूं। दिल्ली मेट्रो में एनसीआरबी ने बात कही कि रात के 8 बजे के बाद मेट्रो में जो वुमेन से रिलेटेड सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो बढ़ जाते हैं। कुछ लोग जानबूझ की महिलाओं के डिब्बे में चढ़ते हैं, उनसे अभद्र व्यवहार करते हैं, उनकी सीट पे जबरदस्ती बैठ जाते हैं और कमेंट पास करते हैं। दिल्ली मेट्रो ने ऑपरेशन मजनू चलाया। आपको ये जान के हैरानी होगी, एक साल में एनसीआर, आई एम कोटिंग फ्रॉम द एनसीआरबी डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम, ऑपरेशन मजनू में एनसीआरबी कहती है कि 18,000 लोगों पे एफआईआर हुई। मतलब आप समझो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 18,000 लोगों पर। और कितने, आपको पता है एफआईआर इतनी आसान तो होती नहीं है एफआईआर करानी, कितनी जगह तो शिकायत में ही काम चल जाता है, शिकायत भी नहीं होती, कितने लोगों को तो ऐसे ही भगा दिया जाता है। 18,000 एफआईआर इन दिल्ली, दिल्ली इटसेल्फ, ओनली फ्रॉम मेट्रो। ये हालत, तो आप समझ सकते हैं वुमेन्स का फ्लाइट इंडिया में क्या है। अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, अभी तक सबको समझ में आ रहा है तो आगे चले। अभी तो खैर मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो प्रस्तावना ही चल रही है, इंट्रोडक्शन। अभी तक कोई दिक्कत? चले आगे। यस सर। चलिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो यूनाइटेड नेशन वुमेन 3 तरह के मॉडल बताता है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। तो आप लोगों को ये 3 मॉडल लिखने चाहिए रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन वुमेन। तो यूनाइटेड नेशन वुमेन सबको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट टॉक्स अबाउट 3 मॉडल टू एम्पावर वुमेन, यानी महिला सशक्तिकरण के 3 मॉडल। सबसे पहला मॉडल है प्लूरलिस्टिक मॉडल, जिसमें हम प्लूरलिटी की बात करते हैं। प्लूरलिस्टिक मॉडल कहता है दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज एग्जिस्टेंशियल वेलफेयर। ये मैं आपको है ना एक्चुअली में ऐसे भी करा रहा हूं, क्योंकि कोई भी टॉपिक देखेंगे इन टोटलिटी ही देखेंगे। आपको अगर ये जानना है कि भाई मुझे कुछ फैक्ट लिखवा दें सर और मैं उसे रट लूं तोते की तरह, तो फिर उसके लिए तो बहुत सारे चैनल हैं, उन्हें देखा करो। चलो आओ। तो पहला मॉडल इज प्लूरलिस्टिक मॉडल, एग्जिस्टेंशियल वेलफेयर भी कहते हैं। इसका कहना है कि जो भी सरकार की स्कीम हो, इस मॉडल का कहना है वो समावेशी होनी चाहिए, यानी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान हो। इसे प्लूरलिस्टिक मॉडल कहते हैं। यानी लिख लीजिए, दिस पॉलिसी of pluralistic model of United Nations women talks that women and men welfare program, women and men, ये किसका नेट बार बार हट रहा है, ज्वाइन कर रहा है? कौन है ये? कौन है? हाँ जी, ये बार बार हटना और ज्वाइन करना नहीं करा करो, हटा दूंगा ग्रुप से, इधर आओ। तो पहला प्लूरलिस्टिक मॉडल, जिसे एग्जिस्टेंशियल मॉडल कहते हैं, इसका एग्जिस्टेंशियल वेलफेयर कहते हैं। इसका कहना है कि देयर शुड बी स्कीम्स या वेलफेयर फॉर बोथ men and women based on their needs, ठीक है। नेक्स्ट, और एक लाइन और लिख लो,
द मेन टारगेट ऑफ दिस मॉडल इज टू प्रोवाइड एग्जिस्टेंशियल वेलफेयर, यानी जो वेलफेयर है, एग्जिस्टेंशियल वेलफेयर है, वो प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट मॉडल लिखो हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल का ये कहना है कि भाई दोनों के लिए स्कीम आए, मैन और वुमेन दोनों के लिए, लेकिन कुछ प्रेफरेंस यानी सम प्रेफरेंस वुमेन्स को दी जाए, महिलाओं को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए। इंडिया जो है हाइब्रिड मॉडल फॉलो करता है, इसलिए आपने देखा होगा महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे मातृ सहयोग योजना, मातृ वंदना योजना, जैसे आपने सुना होगा नारी शक्ति अधिनियम, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जा रहा है। तो ये हाइब्रिड मॉडल का एग्जाम्पल है, यानी पॉलिसी दोनों के लिए बने, लेकिन प्रेफरेंसेस फीमेल को मिले। अच्छा, ऐसा क्यों प्रेफरेंसेस फीमेल को क्यों मिले, कोई बताए? इस मॉडल में प्रेफरेंस फीमेल को क्यों दी जा रही है इंडिया में? कोई इसका आंसर दे, जितने भी आप लोग बैठे हैं। हाँ जी सौरभ। जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूं इस मॉडल में ये कहा गया है कि प्रेफरेंस जो है वुमेन्स को देनी चाहिए हाइब्रिड मॉडल में। क्यों देनी चाहिए? इंडिया यही मॉडल फॉलो करता है, क्यों? सर जो भी वल्नरेबल और मार्जिनाइज सेक्शन है सर, उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाते हैं गवर्नमेंट। बिल्कुल, क्योंकि हम इक्वालिटी ऑफ लॉ के साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी फॉलो करते हैं, यानी हम समानता की बात के साथ साथ समता की बात भी करते हैं। और समता तभी होगी कि ये मैन है, ये वुमेन है। अब दोनों को 5-5 दे दिए तो ये मैन हो जाएगा, ये वुमेन हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, महिलाओं को 10 देंगे, पुरुष को 5 देंगे, तो ये इक्वल होंगे ना ऐसे। दैट्स वाई वी फॉलो हाइब्रिड मॉडल। नेक्स्ट मॉडल यूनिसेक्सुअल मॉडल। यूनिसेक्सुअल मॉडल की बात करें तो ये कहना है कि इसका कहना कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, महिलाओं और पुरुष के लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे यूनिसेक्सुअल सैलून्स होते हैं, वैसी यूनिसेक्सुअल मॉडल है ये, यानी देयर शुड बी सेम पॉलिसी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। आगे अगर बात करें वुमेन्स को लेकर, तो महिलाओं के साथ दूसरी तरह की प्रॉब्लम है। खाली मैं बताऊं, महिलाओं की प्रॉब्लम खाली पायसनेस ही नहीं है। एक तो प्रॉब्लम है पायसनेस के साथ, जो हम ये कहते हैं कि और देखा होगा किस तरह से टुटपुंजिया लोग किस तरह से कमेंट पास करते हैं किसी लड़की को लेकर। ऑफिस में भी आपने देखा होगा, कोई महिला अगर मान लीजिए उसने अच्छा काम किया और वो अच्छी पोजीशन पे पहुंच गई और उसके साथ वाले अगर पीछे रह गए, तो आपने देखा हो किस तरह से कलरफुल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं लोग। वो पायसनेस के ही कारण है, क्योंकि ये पेट्रियार्कल बार्गेन है। उसे लगता है पितृसत्ता में महिलाएं कैसे आगे निकल सकती है, और महिलाएं आगे निकल गई तो एक ही चीज वो कर सकता है, वो है कैरेक्टर एसिसिनेशन ऑफ वुमेन। उसे इतना ही आता है और इतनी ही औकात है। तो पहले पायसनेस की प्रॉब्लम है। दूसरी, महिलाएं जो है के साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, यानी भेदभाव। और भेदभाव तो घर से ही चालू हो जाता है, जहां पर आप लड़की को आधे गिलास दूध भी नहीं देते और उसके भाई से कहते हैं कि खाता नहीं है, इतना पतला हो गया है, कैसे काम चलेगा? और उसे भर भर के क्लास में दूध देते हैं। 5 बहनों के बाद भी ये सोचते हैं कि किसी तरह एक लड़का हो जाए और वो कुल का दीपक जलाए। वो कुल का दीपक जल्दी बुझाता है, दैट इज द प्रॉब्लम। इतना पैम्पर भाई पैदा होता है 5 बहनों के बाद। तो ये तो घर से ही स्टार्ट हो जाता है, जब हम हर चीज में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। महिलाओं को कॉन्वेंट में, लड़कों देखो कॉन्वेंट में पढ़ाया जाएगा, और मान लीजिए 3 भाई बहन है, ठीक है, 2 लड़कियां हैं 1 लड़का है, तो आपने देखा हो लड़कियों को पढ़ाया जाएगा ऐसे स्कूल में जो सरकारी है, और सरकारी में भी बिल्कुल निम्न स्तर का, और लड़की को पढ़ाया जाएगा कॉन्वेंट में, ये इंग्लिश सीखे हालेलुया करे। एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम लाइज विद। तो डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के खिलाफ। दूसरा, सी इज नॉट द वेल्थ पार्ट ऑफ वेल्थ, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो 3 प्रॉब्लम है, तीनों की बात करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है, ठीक है। तो मैं एक बात बताऊं कि यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुई जिसे सीडॉय कहते हैं। उस मीटिंग में एक कन्वेंशन निकल के आया, यानी एक तरह से कन्वेंशन को आप हिंदी में यही कह सकते हैं कि एक तरह से एग्रीमेंट निकल के आया, जिसे सीडॉ कहा जाता है, CEDAW, यानी कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। सीडॉ कहते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, लिख लो चाहे इस बात को, कन्वेंशन
ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इंटरनेशनल ट्रीटी है, 1981 में बनाई गई थी, एक्चुअली में अडॉप्ट करी थी 1979 में। 2 साल लगे थे कंट्रीज को रेटिफाई करने के लिए, ठीक है। इंडिया इज आल्सो द मेंबर ऑफ इट, सीडाओ का, ठीक है। अच्छा, ये सब बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो प्री का पार्ट है ही है। मेंस में ये सब पॉइंटर लिखने आपके लिए बहुत जरूरी है। मेंस का आंसर आपको यूनिक बनाने की जरूरत है, बिल्कुल कॉमन सेंसिकल एआई वाले आंसर से कोई नंबर नहीं मिलेंगे आज के समय पर, ठीक है। तो सीडॉय हमने कहा 1979 में इसकी स्थापना हुई, 1981 में इसे रेटिफाई करा गया, यानी बहुत सारी कंट्री ने इसे साइन किया, ठीक। अब इसके बाद सीडॉय के बाद 1981 के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन कहते हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन। महिलाओं के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई, 1985 का है। और बहुत प्यार से और बहुत ही मतलब बहुत प्यार से क्या कहिए, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो नैरोबी में हुई है, केन्या में। तो कितने लोग इसे नैरोबी कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले नैरोबी कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है तो वुमेन से रिलेटेड बता देना। तो लिख लीजिए नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन 1985, आल्सो नोन एज नैरोबी कॉन्फ्रेंस, नैरोबी। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट हुआ नैरोबी के बाद, वो 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑन वुमेन, और ये हुई चाइना के एक शहर में, बीजिंग में। और बीजिंग में कन्वेंशन साइन किया गया, यानी संधि साइन करी गई, जिसे बीजिंग कन्वेंशन ऑफ वुमेन कहते हैं। लैंडमार्क ग्लोबल डॉक्यूमेंट है। जितनी भी सरकारी स्कीम आपकी आज बन रही है वो उस बीजिंग कन्वेंशन की ही देन है। इतना कि आप गलती से भी इसे ना भूलेंगे, मतलब भूलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो बीजिंग कन्वेंशन ऑफ वुमेन लिखिए। इट वाज साइंड ऑन 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन 1995, आल्सो नोन एज बीजिंग डिक्लेरेशन, बीजिंग डिक्लेरेशन। और महिलाओं को लेकर बीजिंग डिक्लेरेशन ने कुछ बात कही। क्या बात कही, आ जाओ। 1995 में, अभी 2025 में इसकी +30 ग्लोबल रिव्यू हुआ है। अब आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2025 में इसका ग्लोबल रिव्यू हुआ है, ठीक है। 30 साल हो गए थे इसके 2025 में। तो आप समझ लीजिए 2026 के क्वेश्चन प्री में ये क्वेश्चन ट्रबल है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बार आपने देखा वुमेन एम्पावर पे मेंस के भी क्वेश्चन आए, तो सो ऑब्वियस बात है। तो लिखिए बीजिंग डिक्लेरेशन के बाद बारे में। तो बीजिंग डिक्लेरेशन ने 12 क्रिटिकल एरिया ऑफ कंसर्न आइडेंटिफाई करे। लिखिए इस बात को, बीजिंग 12 क्रिटिकल एरिया। एक मिनट, मैं निकालना भूल गया इसे। चलिए देखिए, 12 क्रिटिकल एरिया ऑफ कंसर्न महिलाओं को लेकर, इसे ओपन कर लेते हैं। इन सबको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जल्दी से आगे चलेंगे, फिर बताएंगे एक एक करके। बीजिंग डिक्लेरेशन का ये कहना था कि इन 12 क्रिटिकल एरिया पर अगर हम काम करेंगे तभी जाकर महिला का सशक्तिकरण हो सकता है, महिला का एम्पावरमेंट हो सकता है। दिस 12 क्रिटिकल एरिया आर इज अर्जेंट एक्शन टू एडवांस द वुमेन राइट, टू एडवांस द वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के ये 5 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिए इसे। पहला है, लिख लीजिए, वुमेन एंड पॉवर्टी। पहला गर्ल चाइल्ड है, हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, ठीक है। गर्ल चाइल्ड का मतलब कि छोटी बच्चियों के खिलाफ जो अपराध होता है, और आपने देखा होगा अपराध भी होता है और भ्रूण लिंग परीक्षा करके उन्हें मार भी दिया जाता है, जिसे प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। बचपन में ही पता लगा दिया जाता है कि सेक्स क्या है बच्चे का, और जैसे ही पता चलता है लड़की पैदा होने वाली है उसे पहले ही मरवा दिया जाता है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड। इसलिए मोदी सरकार पानीपत से, क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे स्क्यूड है पूरी इंडिया में, तो हरियाणा की पानीपत से लॉन्च करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन, ठीक है।
तो गर्ल चाइल्ड के लिए है, एक एक करके देखेंगे, डोंट वरी, पहले लिख लीजिए इस बात को। तो सबसे पहले गर्ल चाइल्ड, उसके बाद हेल्थ, हेल्थ की हम बात करेंगे, इन्वायरमेंट, वुमेन इन पावर, और इसके लिए देखा होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार लेके आई है, कहा है 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को देंगे 2029 से। किसमें? तो कहा गया कि जितने भी लोकसभा है और विधानसभा है, ठीक है। सेंसस के बाद जो भी पहला सेंसस होगा उसके बाद लोकसभा और राज्य, लोकसभा एंड विधानसभा में रिजर्वेशन होगा 1/3 वुमेन का, ठीक है। राज्यसभा में नहीं लगता है रिजर्वेशन, याद रखें, ठीक है, पढ़ा रखा वैसे मैंने पहले। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इसकी बात करेंगे। आर्म कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा महिलाओं की अगर बात करें तो मतलब आप समझिए, जब भी कहीं लड़ाई होती है वर्स्ट सफरर महिलाएं हैं। अभी देखा होगा रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो उसमें रशियन आर्मी ने मास रेप कमिट करा यूक्रेन महिलाओं के खिलाफ। और आप रशिया क्यों और यूक्रेन क्यों जा रहे हैं, इधर ही आ जाइए बांग्लादेश। 1971 में जब इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश लड़ाई थी, जिसे लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी ट्रक भर भर के बांग्लादेशी महिलाओं को लेके आती थी और उनके साथ मास रेप कमिट किया गया था। और रेप इसलिए कमिट करा था कि ये बताने के लिए ये पाकिस्तान के बच्चे हैं। आपको पता है उन बच्चों को जो पैदा हुए इस रेप हीनियस क्राइम के बाद 2007 तक बांग्लादेश ने उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी। 40 साल तक, आप समझ रहे हो, 42 साल तक सिटीजनशिप नहीं मिली उन बच्चों को। और बाद में बांग्लादेश हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाके 2007 में उन्हें सिटीजनशिप देती है। तो सबसे ज्यादा आर्म कॉन्फ्लिक्ट में कहीं भी लड़ाई होती है सबसे वर्स्ट सफर महिलाएं होती है, ठीक है। तो लिखिए इस बात को। एजुकेशन लिखिए, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन लिखिए, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। महिलाओं के ह्यूमन राइट्स लिखिए, इसके बारे में हम, ह्यूमन राइट्स ऑफ महिलाएं मतलब वुमेन, और महिलाओं से रिलेटेड पॉवर्टी, वुमेन एंड पॉवर्टी। ये 12 क्रिटिकल एरिया है, होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। चलिए कहा गए हम, हाँ अब आ जाइए आगे। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। ये बीजिंग डिक्लेरेशन साइन हुआ और बीजिंग डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये 12 क्रिटिकल एरिया की बात करता है और बीजिंग डिक्लेरेशन की बात करता है प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, यानी इन 12 कंसर्न एरिया पर हर कंट्री को वर्क करना है। जैसे आपने सुना होगा ना, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं कि अगर डेवलपमेंट होना है तो कितने एरिया में होना है। तो एसडीजी कहती है 17 गोल्स है और 17 गोल्स रटे होने चाहिए आपको, ठीक है। जीरो पॉवर्टी, नो हंगर, और ये सब रटे होने चाहिए। वैसी वुमेन्स के लिए बीजिंग डिक्लेरेशन है, 12 क्रिटिकल एरिया इसने आइडेंटिफाई करे। और देखो क्या कहता है, जब भारत सरकार ये बीजिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट कर रही थी, इंप्लीमेंट कर रही थी, तो 2001 में भारत सरकार लेके आई नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी राष्ट्रीय नीति जो महिला सशक्तिकरण करे। तो लिख लो नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001 नेशनल पॉलिसी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। 2017 आते आते इसे मिशन मोड बना दिया गया। मिशन समझते हैं, यानी एक स्कीम को फ्लैगशिप बना देना, उसे मिशन कहते हैं। यानी बहुत सारी महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है वो नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मिशन में सब्स्यूम हो जाएगी और ये फ्लैगशिप बन जाएगा। फ्लैगशिप का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट जो स्कीम हो उसे फ्लैगशिप कहते हैं। एक्चुअली में ये मर्चेंट नेवी से आया है, देखा होगा जहाजों पर आगे है ना झंडा लगा होता है जिसे फ्लैगशिप कहते हैं, और उससे पता चलता है जहाज किस कंट्री का है। ऐसी किसी स्कीम को जो फ्लैगशिप बना देती है सरकार, उससे पता चलता है कि सरकार एक्चुअली में चाहती क्या है। तो सरकार ने इसे मिशन बनाया, एक फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दिया, और इसी 2017 से ही एक कंसेप्ट इंडिया में जन्म हुआ कि दैट इज नोन एज जेंडर बेस्ड बजटिंग। जेंडर बेस्ड बजटिंग कि अब जो बजट आएगा वो जेंडर बेस्ड आएगा। मतलब बजट सबको पता है क्या होता है, सरकारी एक
बजट होता है ना सरकार का, लेखा जोखा, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा आया है। जितना भी सरकार कोई भी सामाजिक कल्याण की योजना लॉन्च कर रही है, उसमें यह देखा जाएगा कि महिलाओं के लिए कितना दिया गया है। इसे कहते हैं जेंडर बेस्ड बजटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। महिलाओं की अगर सशक्तिकरण की बात करें और बात करें कि कैसे हमें पता चलता है कि महिलाओं की क्या पोजीशन है क्या नहीं, तो उसके ऊपर कुछ इंडेक्स भी आते हैं, वो भी आपको लिखना चाहिए। तो पहला इंडेक्स आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। अच्छा, मैं इंडेक्स का डेटा आपको करंट अफेयर्स से देख, मतलब करंट अफेयर्स जब इंटरनेट पे डालेंगे तो आ जाएगी इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है, अब मैं रैंकिंग बताने नहीं चल रहा हूं क्योंकि हर साल रैंकिंग चेंज होती है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एक कंपोजिट इंडेक्स है, यूएनडीपी निकाल के लाती है। ठीक है, तो यूएनडीपी क्या देखती है, तो आपने सुना होगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक तरह का इंडेक्स लेके आती है जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेल के लिए भी आता है, फीमेल के लिए भी आता है। ये देखा गया है, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में मेल यूएनडीपी जो एचडीआई है वो 0.67 है और फीमेल 0.4 है। मतलब आप इतना गैप है, और इसी गैप को जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। एक तरह से कंपोजिट इंडेक्स है जो बताता है मेल और फीमेल में कितनी जेंडर डिस्पैरिटी है, किस किस एरिया में, हेल्थ के लेवल पर, और इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी बात करिए, एम्पावरमेंट पे लेकर, एम्पावरमेंट की यानी महिला का कितना सशक्तिकरण है, महिलाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो कितनी है, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, इसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इसके लेवल पर लेबर मार्केट अपॉर्चुनिटी पर लेकर, लेबर मार्केट अपॉर्चुनिटी को लेकर कितना गैप है। लेबर मार्केट का मतलब कि महिलाएं भी रिज्यूम दे रही हैं और लड़का भी रिज्यूम दे रहा है, मेल भी दे रहा है। किसका सिलेक्शन जल्दी होता है, इसे कहते हैं लेबर आउटकम, लेबर मार्केट आउटकम। ठीक है, तो ये सब जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बताता है, पब्लिश बाय यूएनडीपी। नेक्स्ट, अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर महिलाओं के लिए बात करें तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को एक इंडेक्स लेके आती है जिसका नाम है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये बताता है कि महिलाओं यानी फीमेल्स और मेल्स में एजुकेशन में कितना डिफरेंस है। ठीक है, और आपने सुना होगा इसे कहते हैं जेंडर पैरिटी इंडेक्स, यानी उनके अगर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर एजुकेशन से रिलेटेड देखें तो कितना डिफरेंस होता है। इसमें यह भी आता है कि कितनी महिलाओं ने 12वीं करा है, यह भी आता है कि महिलाओं को कितना एक्सेस है टू द एजुकेशन, यह भी देखा जाता है कि महिलाओं का ड्रॉप आउट रेट कितना है स्कूलों से। ठीक है, तो दैट इज जेंडर पैरिटी इंडेक्स। और अगर आप देखिए जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1 है तो इक्वल पार्टिसिपेशन है मैन एंड मतलब मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। जेंडर पैरिटी इंडेक्स अगर लेस देन 1 है तो यानी इसका मतलब यह है महिलाएं कम पढ़ती हैं और मेल ज्यादा पढ़ता है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स मोर देन 1 है तो इसका मतलब है मोर फीमेल्स, यानी ज्यादा जेंडर फेवर में है, महिलाएं ज्यादा पढ़ती हैं, मेल कम पढ़ते हैं। इंडिया में अगर देखें तो ये लेस देन 1 है। ठीक है, तो दैट इज योर जेंडर पैरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स की हम बात करें तो हमने पहली बात करी इनइक्वालिटी की, उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड बात करी। नेक्स्ट हम लेबर मार्केट की बात करें। ठीक है, और लेबर मार्केट की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, ये जो इंडेक्स निकालती है ये हमारी मिनिस्ट्री निकालती है जिसका नाम है मॉस्फी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मंत्रालय है पूरा। और आपके आई थिंक राव इंदरजीत सिंह ही इसके मंत्री हैं, पता होगा आई थिंक आपको। हाँ जी, चलिए समझ में आ रहा है, चले आगे। चलो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी जिसे हम फीमेल लेबर, इस यहां पर फीमेल डाल देंगे तो महिलाएं आ जाएंगी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये सब मॉस्फी निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्फी। और आपको जान के मतलब खुशी होगी कि इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बड़ा है, पर्टिकुलरली फीमेल का।
ठीक है, और सिग्निफिकेंट इंक्रीज कितना देखा गया, अप टू देखा गया 41% का। तो 2017-18 में ये 23.3% था, और आज ये 2023-24 में डेटा ये 41.7%। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यानी महिलाओं का काम करने का दर ये बड़ा है, ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इंडेक्स मैं आपको बताऊंगा जो ओवरऑल महिलाओं की बात करता है, उसे कहते हैं जेंडर, लिख लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, यूरोप में ज्यादा एक्टिव है, इंडिया में भी एक्टिव रहती है वैसे, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। और ये एक इंडेक्स निकालती है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, और इसका है ना 4 पैरामीटर है जिसपे ये इंडेक्स निकालती है। सबसे पहला पैरामीटर है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यानी महिलाएं वेल्थ का कितना पार्ट है। और फिर आती है अपॉर्चुनिटी, यानी उन्हें कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, घर से बाहर काम किया करने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। एजुकेशनल एंटरटेनमेंट, यानी महिलाओं को पढ़ाने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। और हेल्थ सर्वाइवल, एंड साथ के साथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो लिख लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 पैरामीटर को देखता है। राइट दिस पैरामीटर, कौन कौन? इकोनॉमी, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कह सकते हैं आप। नेक्स्ट लिखना चाहिए आपको एजुकेशन, एजुकेशन महिलाओं ने कहां तक ली है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, कितना महिलाओं को बेटी बचाई जाती है, मारी जाती है। एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी डिसीजन लेकर टेकिंग में उसका कितना एम्पावरमेंट है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि संसद में महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन है, कितना महिलाएं संसद में है, इसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहते हैं, ठीक है। और इंडिया की रैंक क्या है, वैसे तो रैंक ये सब आप देख लीजिए खुद ही, ये सब सर 129 है 146 कंट्रीज में। तो वो चेक कर लीजिए, वो सब रैंक वैंक में बताने नहीं बैठा हूं। अब ये तुमने वो समझा है क्या, ये सब खुद देखा करो रैंक क्या है, वो हर साल चेंज होती है। मैं बस ये बता सकता हूँ कौन कौन से, ठीक है। तो बच्चे ने जैसे कहा 139 है, चेक कर लेना। चलिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि महिलाओं के रिलेटेड ये सारे इंडेक्स निकलते हैं, दैट इज योर WEF या यूनेस्को। एक बार और रिवीजन कर लीजिए, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है? UNDP। वो किससे रिलेटेड? 3 डायमेंशन पे निकालता है, हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट पे, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को क्या निकालता है? तो सो ऑब्वियस है, एजुकेशन का लिए काम करता है यूनेस्को। तो वो क्या निकालता है? तो आपने सुना होगा जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सा इंडेक्स निकालता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और वो 4 पैरामीटर पे निकालता है, ठीक है। चलिए, एक मैं और एक इंडेक्स का बात करना चाह रहा हूं, तो कर ही लेता हूं। महिलाओं की अगर हेल्थ की बात करें, क्योंकि हम जो महिलाओं का सशक्तिकरण देख रहे हैं, इन 12 पैरामीटर्स पे देखेंगे, 12 क्रिटिकल एरिया पर। तो उनमें से क्रिटिकल एरिया स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले गर्ल चाइल्ड से स्टार्ट करता हूं, यानी छोटी बच्ची जो है। लैंसेट, आपने एक सुना होगा, लैंसेट बड़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, और आई थिंक कीर्ति को तो पता ही होगा, सुना है इसका नाम बेटा? NGO है इस यहाँ की, क्या कहते हैं, यूके की। यस सर, एक डॉक्टर का वो है। हाँ, ठीक। लैंसेट ऑर्गेनाइजेशन है यूके की, वो डेटा निकालती है। और लैंसेट की रिपोर्ट का कहना है, और आपको जान के हैरानी होगी, इसका पता है क्या कहना है, कि 1/3 महिलाएं जो हैं, यानी बच्चियां जो हैं हमारी इंडिया में, और इसमें इन बच्चियों में मतलब बच्चियों से लेकर ओल्ड एज तक आ रही है, उनमें कैल्शियम और आयरन की कमी है। और कैल्शियम और आयरन की कमी है, तो आप ये देखिए, हाई रेट ऑफ कैल्शियम और आयरन की कमी बताइए। और इसके कारण आप ये देखिए, अनीमिया है, पुअर मेंटल हेल्थ है, धीरे धीरे महिलाओं में देखा होगा हिस्टीरिया की प्रॉब्लम है, यानी धीरे धीरे उनका मेंटल बैलेंस कम होता है, वो चीजें याद जल्दी नहीं रख पाती, क्योंकि आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। अब हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है इतनी प्राथमिकता पे नहीं है। महिलाएं बताते हुए डरती हैं कि सी इज सफरिंग फ्रॉम
सम मेंस्ट्रुअल पेन, और एक घर का स्ट्रक्चर है, अपनी मदर से भी बात करने में हिचकिचाहट होती है। और हमने एक समाज ऐसा बना रखा है जिसमें हम सोचते हैं कि मेंस्ट्रुअल द पीरियड्स जैसे कोई कोई अरे हर जानवर में पीरियड्स होते हैं, हर एनिमल में होते हैं, वी आर आल्सो एनिमल, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। और महिलाओं के साथ हाई रेट ऑफ अनीमिक है, पुअर मेंटल हेल्थ है, दे सफर फ्रॉम हिस्टोरिया। और ये तो लेंसेंट 1/3 कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो बता रही है कि भाई 50% है, यानी 50% के केसेस है जिसमें 1/3 तो हाई रेट ऑफ अनीमिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। ठीक है, और इसके लिए बहुत पहले एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सबला। पहले सबला का नाम सबला नहीं था, पहले इसे राजीव गांधी, लिखते चलिए राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलोसेंट्स, एडोलोसेंट वुमेन का गर्ल्स कहा जाता था, एडोलसेंट वुमेन नहीं गर्ल्स कहो, तो राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स। इसमें ये कहा जाता था कि जो मेंस्ट्रुअल एज है एडोलसेंट गर्ल्स की 11 से लेकर 18 साल तक, उनको क्या दिया जाएगा, आयरन और फोलिक टैबलेट दी जाएगी, आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट होती है वो दी जाएगी। महिलाओं को यानी इन बच्चियों को बताया जाएगा कि न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्किल एजुकेशन दी जाएगी। और इसका नाम फिर आपको पता है, ये स्कीम बहुत पहले आई थी, बाद में इसका नाम सबला में चेंज कर दिया गया, नाउ द नेम इज सबला, SABLA, सबला स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम, सबको समझ में आ रहा, आगे चले? हाँ जी, यस सर। और चलिए प्रीति बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, तो सबला है नेक्स्ट। अब सबला हमेशा अबला ही रहती है, तो उसका क्या कर सकते हैं, उसे खुद अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाइए, महिलाओं में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई, क्योंकि ये समाज, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आपने देखा होगा पहले जो डिलीवरी होती थी वो दाई कर देती थी गांवों में, और इसके कारण हमारा मदर मोर्टेलिटी रेट अच्छा खासा था। मदर मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कितनी माओं का प्रसव पीड़ा में मौत हो जाना, और ये पर 1 लाख पॉपुलेशन पे देखते हैं, इसे मदर मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। उसी जगह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी छोटे बच्चों की जो मौत होती है वो 1000 पे देखा जाता है, मदर का 1 लाख पे देखा जाता है। मदर मोर्टेलिटी रेट, आपको यकीन नहीं होगा कि जब सरकार चेंज हुई 2014 में, मदर मोर्टेलिटी रेट सब सहारन अफ्रीकन से भी बुरा था हमारा। अरे जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज है, जिसे साहेल का रीजन कहते हैं, वो भी हमसे अच्छा परफॉर्म करते थे। और सरकार इसी चीज के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन इज फ्लैगशिप प्रोग्राम, उसके अंदर लेके आई जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, और कहा ये दाइयों से ना कराइए ऑपरेशन, जो डिलीवरी होगी यानी जो चाइल्ड बर्थ होता है वो डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल होगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी। ठीक है, और ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर बनाया गया। साथ के साथ ये भी इस स्कीम में ये भी कहा गया कि जो आशा वर्कर है, आशा आपको पता होगा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी गांवों में 10th और 12th पास जो महिलाएं हैं उन्हें सरकार ट्रेनिंग देती है और उन्हें आशा वर्कर बनाती है। आशा वर्कर आंगनवाड़ी में काम करती हैं। साथ के साथ जननी सुरक्षा योजना में भी आशा वर्कर्स को ये उत्तरदायित्व दिया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको महिलाओं की जो पुअर प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करानी है, हॉस्पिटल के लेबर रूम में करानी है, एंड दैट इज जननी सुरक्षा योजना। और मैं इस बात को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूं कि जननी सुरक्षा योजना का बहुत फायदा हुआ। 2005 में लॉन्च करी गई थी, और आप ये सब बात लिखिए क्योंकि आप PCS देने जाएंगे तो वहां पे डेट भी पूछता है। 2005 में लॉन्च करी थी जननी सुरक्षा योजना। आगे आइए, नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना के बाद हमें यह भी पता चलता है कि महिलाएं के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब प्रसव पीड़ा होती है और उसके बाद
जन्म हुआ है। और आप देखिए इसमें भी हमें ये सोचना चाहिए इस बात को कि वर्क किसे कहते हैं। जैसे इस पे एक बात और करें, वर्क किसे कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो पढ़ा रहे, चिल्ला रहे, है ना। और तुम लोगों के कारण ही इवनिंग की क्लास रखनी पड़ी, वरना तो सैटरडे का दिन तो सैटरडे होता, वीकेंड होता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो, कितने सारे तुम लोग ऑफिस में होते हो। अब ये इसकी मीटिंग चल रही है एमएसएमई की, प्रियदर्शनी की, वो कह रही थी कि रिकॉर्डिंग भेज देना। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग वो भेज देंगे। तो तुम्हारी नजर में मैं काम कर रहा हूँ, क्या कह रहे हो, नहीं कर रहे हो, मजाक कर रहे हैं, चलो ठीक है। खेत में मजदूर काम कर रहा है, आपने देखा होगा ठेली चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला सब काम कर रहे हैं, जो कंप्यूटर पे टप टप कर रहा है वो भी काम कर रहा है। लेकिन अच्छा, खेतों में मजदूर काम कर रहा है, खेतों में किसान काम कर रहा है, वो एक बार टिल करता है लैंड को और धीरे धीरे उस ओनरशिप महसूस करता है। जब वहां पे बीज लगाता है तो बीज से गेहूं उगता है, चावल उगता है, और वो सोचता है कि ये चावल और गेहूं मैंने उगाया है। उसे ये नहीं पता ये नेचर ने उगाया है। नेचर ना होता, वहां की सॉइल अच्छी नहीं होती, अगर मिट्टी ना चाहती तो वो उगा ना पाता। अब समझो इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। जब आप बार बार खेती कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आप फील कर रहे हैं कि मैंने ये काम किया है। क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि उससे पैसा आ रहा है, आप ओनरशिप महसूस कर रहे हैं। व्हाट अबाउट केयर इकोनॉमी? महिला एक पूरे सृष्टि का सृजन कर रही है, घर को घर बना रही है, लेकिन हम उसे क्या समझते हैं? हम कहते हैं हाउस वाइफ। कितना, मतलब आप खुद समझिए कितना डेरोगेटरी वर्ड है ये, हाउस वाइफ। हम उसे होम मेकर भी नहीं कह रहे। तो दैट्स द कंसेप्ट कम केयर इकोनॉमी। और यूपीएससी ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी पूछा है और कहा है कि महिला पूरे सृष्टि का सृजन कर रही है, हम उसे कोई इज्जत नहीं दे रहे क्योंकि वो वेल्थ नहीं लेके आ रहा है ना। और इसलिए जरूरी है कि महिलाओं के हर काम को मोनेटाइज किया जाए। जब तक मोनेटाइज नहीं किया जाएगा तब तक उसके काम की वैल्यू ही नहीं होगी। सिंपल सी बात है। वो आप देख ही सकते हैं कि पानी आपको अगर दे दिया जाए बाल्टी भर भर के, तो बाल्टी भर भर के नहाएगा। लेकिन 20 रुपए की जब बोतल खरीदता है बिस्लरी की, तो पानी से अगर हाथ धोना होगा तो हल्का सा पानी डालेगा हाथ में। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोनेटाइज इकोनॉमी। तो हम जो महिलाओं जिन्हें होम मेकर है, जो घर बनाने का काम कर रहे हैं, हर चीज को मोनेटाइज करना बहुत जरूरी है। और जब ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा आपसे, तो आपको कहना चाहिए कि यस, केयर इकोनॉमी शुड बी मोनेटाइज इकोनॉमी। ये तो होना ही होना चाहिए। चलिए आगे आइए। तो केयर इकोनॉमी की बात यहां इस तरह से आई कि जननी सुरक्षा योजना जब हम कहते हैं, महिलाओं की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन वो महिला वो कोई सृजन कर रही है, सृजन के उसे कोई पैसे नहीं मिल रहे। समाज ये सोच रहा है कि फ्री में एक कुछ हो गया, और इज्जत भी नहीं कर रहा है। उसे ये नहीं लग रहा कितना लेबर पेन झेलना पड़ा है। और मैं आपको ये लेबर पेन के भी बारे में बता दूं, वुमेन्स आर मच मोर बायोलॉजिकल सुपीरियर देन मैन। एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दे आर मच मोर सुपीरियर देन वाई क्रोमोसोम्स। इसलिए देखा होगा वाई क्रोमोसोम श्रिंक हो रहे हैं। मैन की जो एज है, जो लॉन्गेटिविटी है, वो कम होती जा रही है। वाई क्रोमोसोम्स डिक्रीज हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम वैसे भी सुपीरियर है। इसलिए देखो, बच्ची पैदा होती है तो उसे ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, लेकिन लड़का पैदा होता है तो उसके लिए पूरा दुनिया लगानी पड़ती है कि उसे ज्यादा केयर की जरूरत है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो पूरे दुनिया को सृजन कर रही है, मेरे आपका पूरी दुनिया का सृजन करा है, उसको हम कुछ समझते नहीं है। तो सरकार ने बहुत राइटली ये कहा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मातृ यानी मदर की, मातृ वंदना, वंदन से आया वंदना योजना। और बिल्कुल सही बात है, वंदना होनी भी चाहिए, जिसमें सरकार 5,000 रुपए दे रही है अगर पहला बच्चा होता है, और अगर सेकेंड बच्चा होता है और वो लड़की निकली तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है 6,000 रुपए का। तो आपने सुना होगा पहले बच्चे पर चाहे लड़का हो या लड़की हो तो 5,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है और सरकार इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और दूसरा बच्चा अगर लड़की निकली तो फिर 6,000 का
इम्बर्समेंट होता है, सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है डायरेक्ट महिला के अकाउंट में, और इससे एक फीलिंग आती है कि उसने किसी चीज का सृजन किया है। वरना हम ये सोचते हैं कि ये तो कोई सृजन ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, और आदमी हर चीज फिर इकोनॉमी में ही देखता है। चलिए आगे चलते हैं। तो मातृवंदना योजना लिख लेना, लिख लीजिए इस बात को। द कंडीशनल कैश ट्रांसफर, लिख लो इसको, द कंडीशनल कैश ट्रांसफर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी सुनो, मदर जब प्रसव पीड़ा में होती है, मदर मैटरनिटी बेनिफिट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन। तो लिख लो, फर्स्ट चाइल्ड, फॉर द फर्स्ट चाइल्ड 5,000 रुपीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। फॉर द सेकेंड चाइल्ड, इफ द चाइल्ड इज गर्ल, यानी लड़की लिख ली, गवर्नमेंट विल ट्रांसफर 6,000 रुपीज। इसे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। कोई मैसेज कर रहा है क्या? कहीं कुछ ना समझ में आओ तो बिल्कुल बताइएगा, ठीक है, मैं थोड़ा तेज ही चल रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ। फिर कहा गया कि, सुनो, कहा गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट दोनों को कम करना है, और सही बात भी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट दोनों कम करना है। अच्छा, एक डिलीवरी होती है सी सेक्शन, आपने सुना होगा, सिजेरियन कहते हैं उसे, और वो रिलेटिवली आपने देखा होगा आजकल ज्यादा हो रही है, उसमें भी एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। लेकिन अब सुनो, पैदा हुआ न्यू बॉर्न बेबी, नियोनेटल, मतलब नेटल का, नेटल नॉट नियोनेटल, नेटल, न्यू बॉर्न बेबी, एन इन्फेंट अप टू द एज ऑफ 1 ईयर, और मदर जिसने जन्म दिया है, तो जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है और जितने भी न्यू बॉर्न बेबी हैं, सरकार उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी, फ्री ड्रग्स प्रोवाइड करेगी। ड्रग्स का मतलब दवाई है, या मैरुआना नहीं कह रहे, ड्रग्स का मतलब दवाइयां, ड्रग्स प्रोवाइड करेंगी, डायग्नोस्टिक प्रोवाइड करेगी सरकार, डायग्नोस्टिक यानी सीटी स्कैन, ठीक है, ब्लड प्रोवाइड करेगी अगर ब्लड की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन यानी एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगी। इस स्कीम का नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो लिख लीजिए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, लिखिए इस बात को, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में लॉन्च करी गई थी भारत सरकार द्वारा, और जितनी भी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उनको फ्री में हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट मिलता है, ड्रग्स की डिलीवरी मिलती है, लैब की टेस्टिंग मिलती है, अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड मिलता है, एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है। बहुत अच्छा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। अच्छा, इसमें 2-3 पॉइंटर और मैं बता देता हूं आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। इसमें यह है कि अगर मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी हुई महिला की, तो 2 दिन तक जितना भी खर्चा उस महिला का आएगा वो सरकार की तरफ से होगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। और अगर मान लो सीजेरियन हुई तो 15 दिन तक हॉस्पिटल में जो भी खर्चा आएगा वो महिला का सरकार देगी। इसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कहते हैं। और देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी आपने को लिखने चाहिए एक, और मैं आपको कहता हूं केस स्टडी ढूंढ के लाइए, न्यूज़पेपर पढ़ा करें। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता फैक्ट रट लेना, करंट अफेयर्स का मतलब है कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़े, साथ के साथ हम इशू को कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रखेंगे। तो इसी पे एक केस स्टडी बारामूला पे हुई। बारामूला आपको पता है एक पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर में, और देखो उसने क्या करा, उसमें कंसेप्ट आया बर्थ वेटिंग वार्ड्स का। ये आपको अपनी केस स्टडी में लिखना चाहिए जब भी आप मेंस के आंसर लिखें, बर्थ वेटिंग वार्ड्स। अब देखो इसका क्या कंसेप्ट है, ये कहा गया पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं को हॉस्पिटल जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो बारामूला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा, बर्थ वेटिंग वार्ड्स बनाए। कहा गया कि कोई भी महिला जिसकी डिलीवरी 15 दिन के आसपास है उसे 15 दिन पहले ही हॉस्पिटल का बेड मुहैया करा दिया जाएगा। समझ में आया? 15 दिन पहले ही उसके लिए फिक्स कर दिया जाएगा, जिससे कि 15 दिन के बीच में जब भी डिलीवरी का वक्त आ गया है, यानी पूरा गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है,
तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो उसे पहले ही वर्थ वेटिंग वार्ड्स दे दिए जाएंगे और उसकी पूरी सेवा की जाएगी। और कितना बड़ा, कितना अच्छा एग्जाम्पल है बर्थ वेटिंग वार्ड्स। और दिस इज टू प्रोवाइड द सपोर्टिव एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन लीडिंग अप टू एंड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ होने तक आपको ये मिलेगा। और सीजेरियन होती है तो फर्दर 15 दिन तक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में सरकार जितना भी खर्चा होगा वो उठाएगी। चले आगे। हाँ जी, सब क्लियर है, आगे चले। यस सर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं के साथ दूसरी प्रॉब्लम है कि देखा होगा जो गरीब, पर्टिकुलरली बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी से महिलाएं आती हैं, कितनी बार वो टेस्टिंग नहीं कराती हैं, टेस्टिंग मतलब डायग्नोस्टिक, कितनी बार वो चेकअप नहीं कराती हैं। और महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और आपने कभी कोई महिला प्रेग्नेंट देखी हो तो आप ये समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट प्रोसेस होता है और कितना डिफिकल्ट टाइम होता है, दोनों, मेंटल भी इमोशनल भी, हर तरीके से। ठीक है, एंड यू मस्ट अप्रिशिएट हर वर्क। तो सरकार ने कहा कि देखो हर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, या फिर आप कह दो हर नाइन्थ ऑफ एवरी मंथ आफ्टर थर्ड एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, ट्राइमेस्टर्स जो होते हैं, थर्ड और सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद हर महीने 9वीं तारीख को फ्री चेकअप होगा, मदर का भी, एंटीनेटल का भी, यानी जो बच्चा गर्भ में है उसका भी। और इस स्कीम का नाम भी आपको लिखना चाहिए, फोर्थ स्कीम लिखी है प्रधानमंत्री, सब प्रधानमंत्री, शाम से ही पता चल रहा प्रधानमंत्री है, तो ये सारी सेंटर सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री कितनी सेंटर स्पॉन्सर भी होती है, अभी बस स्कीम लिखी आप, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व, देखिए मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये सरकार का इनिशिएटिव है। जितनी भी महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन्हें हाई क्वालिटी का एंटीनेटल चेकअप और वुमेन चेकअप मिलेगा 9th ऑफ एवरी मंथ, लिख लीजिए 9th ऑफ एवरी मंथ आफ्टर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, ये मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए है और ये स्कीम 2016 में लॉन्च करी गई थी, 2016 में। ठीक, लिख लीजिए इसे भी। नेक्स्ट आ जाइए, महिलाओं की आगे बात करें तो देखिए मैं आपको बताया, खाली बच्चे के जन्म देने तक ही महिलाओं की सुरक्षा जरूरी नहीं है। महिलाएं जब बर्थ देती हैं, मदर, और महिलाएं मत कहिए, माएं कहिए, माएं जब जन्म देती हैं तो उसके जन्म देने के अप टू सम पार्ट अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, तो मदर को बहुत अच्छी न्यूट्रिशन डाइट की जरूरत होती है। ठीक है, और सरकार ने क्या किया है तो आप समझिए, उन्होंने पोषण अभियान लॉन्च करा है। पोषण अभियान में देखो क्या कहा है उन्होंने, सरकार ने कहा है कि जो स्कीम पहले चलती थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हमें कुपोषण फ्री इंडिया बनाना था, अब कुपोषण फ्री इंडिया में बच्चे भी हैं, प्रेग्नेंट वुमेन भी हैं, लैक्टेटिंग मदर भी हैं, यानी जब तक मदर अपने बच्चों को दूध पिला रही है तब वो भी है, और एडोलेसेंट गर्ल्स भी है। बहुत अच्छी बात है। और मेन एम जो पोषण अभियान का है वो है स्टंटिंग को रोकना, यानी जो गठियापन कहते हैं, बच्चों की उम्र के साथ हाइट नहीं बढ़ती, उसे स्टंटिंग कहते हैं। अंडर वेट, यानी क्या एज के साथ वेट नहीं बढ़ा, उसे अंडर वेट कहते हैं। अनीमिया, यानी खून की कमी होना, अनीमिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए भी सरकार पोषण अभियान लेके आई है। और पोषण अभियान में मेन टारगेट सरकार का है माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, कुपोषण फ्री इंडिया। और इसमें लिखिए आप, पोषण अभियान आल्सो नोन एज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, इन 2018 में लॉन्च करी गई है। टू
टू इंप्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस, हेलो आवाज आ रही है सबको, टू इंप्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलोसेंट गर्ल्स। एडोलोसेंट गर्ल्स उन्हें कहते हैं 11 से 18 साल की जो उम्र की बच्चियां हैं, एडोलोसेंट्स है, एडोलोसेंट गर्ल्स, ठीक है। द मिशन यूजेस प्लेटफॉर्म लाइक ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अच्छा, इस पोषण अभियान में अब सब्स्यूम कर दिया गया, क्योंकि अभियान है, मिशन है एक तरह से, इसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं। इसमें मिशन इंद्रधनुष भी डाला गया है। मिशन इंद्रधनुष आपको पता होगा, इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष भी कहते हैं। इसमें टीकाकरण होता है बच्चों का और महिलाओं का, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनका टीकाकरण होता है। टीकाकरण समझते हैं ना, वैक्सीनेशन। हम भी बहुत ही हिंदी बोलने लगे। चलो आओ नेक्स्ट, चले जी आगे, यहां तक क्लियर है? चले, हाँ जी एवरीवन। यस सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जेंडर की बात करते हैं, तो हमने महिलाओं की हेल्थ देखी और हेल्थ से रिलेटेड जो स्कीम्स है वो देखी। बाद में महिलाएं और लॉ भी देखेंगे, गर्ल चाइल्ड भी हम देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी रुक जाओ, पहले आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट में इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस पे लेके चलता हूं आपको, जिसे कायरो डिक्लेरेशन कहते हैं, कायरो। और आपने सुना होगा कायरो इज आल्सो स्पेल आउट एज कीरो। 1994 में कायरो डिक्लेरेशन हुआ, और ये डिक्लेरेशन हुआ था पॉपुलेशन को लेकर, यानी जनसंख्या को लेकर। तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो लिख लीजिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, कायरो डिक्लेरेशन। इसमें यूनाइटेड नेशन के एजेस में जब ये हुआ, तो ये कहा गया कि पॉपुलेशन कैसे कैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है दुनिया की, और सबसे बड़ी बात जो इसमें कही गई वो वुमेन हेल्थ के लिए। अच्छा, ये हुआ पॉपुलेशन को लेके था, लेकिन वुमेन भी जोड़ी गई, वुमेन हेल्थ की बात भी करी गई। इस कॉन्फ्रेंस का एक आउटकम आया, मैं उस आउटकम के ऊपर आपकी नजर थोड़ी दौड़ाना चाहता हूं। देखो क्या कहा वुमेन हेल्थ को लेकर इस कॉन्फ्रेंस ने, पता है क्या कहा? कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारण वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है। मतलब हम अपने मेंस के आंसर में ये सब नहीं सोच पाते। कहा गया कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारण वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा है। सरकार बेवकूफ नहीं है, जो देखा होगा कॉन्डोम्स की एड लगाती है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारण एक चीज हुई है कि महिलाओं को ये पता चला है, और महिलाओं को ये एम्पावरमेंट किया गया है कि कब उन्हें प्रसव में जाना है, मैटरनिटी पे जाना है, कब नहीं जाना। और इससे बड़ा एम्पावरमेंट कोई नहीं हो सकता। तो लिख लीजिए इस बात को भी, इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है तो लिख लीजिए इसे। इट टॉक्स अबाउट वुमेन हेल्थ एंड सेड कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्रीजेस वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आगे आप बात करें तो इंडिया पे आते हैं। इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और आपको पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये 5वां है, यानी 5वां सर्वे है। इससे पहले और भी पहले सर्वे हुए हैं। लेटेस्ट डेटा जो है वो 2019 और 20 का डेटा हमारे पास है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ निकालती है, यानी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इस डेटा को निकालता है, और समझना चाहिए आप इसको, डेटा को। इसने बहुत अच्छी बात कही है और आपको जान के हैरानी होगी। अब जो महिलाएं हैं उनका जो सेक्स रेशियो है वो इंडिया में बढ़ा है। और कितना बढ़ा है? 10,020 हो गई है पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो महिलाओं का सेक्स रेशियो बढ़ा है। तो लिख लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे टॉक्स दैट वुमेन सेक्स रेशियो इंक्रीज टू 1020 वुमेन्स पर 1000 मेल्स। ठीक है जी। लेकिन उसी जगह अब एक टॉपिक पे आ जाते हैं हम, गर्ल चाइल्ड पर। मैं सेक्स रेशियो को आपका एक डेटा मैंने आपको दिया, इसके बाद में गर्ल चाइल्ड की बात बताना चाहता हूं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक और चौंकाने वाला डाटा हमारे लिए कह रहा है। वो ये कह रहा है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे यहां बहुत ज्यादा स्क्यूड है।
वो तो महिलाएं ज्यादा जीती है। आदमी टपक लेता 60 साल तक, महिलाओं की एवरेज एज ज्यादा है क्योंकि महिलाओं का हार्ट रेट हमसे ज्यादा इंक्रीज, हमसे मैन से ज्यादा स्टेबल होता है। अरे सिंपल सी बात है, लेबर पेन के दौरान महिलाओं का जो हार्ट बीट होता है, एक आदमी का 5 सेकंड भी रुक जाए हार्ट अटैक से मर जाएगा। समझ में आई बात? तो महिलाओं, इसलिए महिलाओं को हार्ट अटैक नहीं आता क्योंकि इनका हार्ट रेट वैसे भी तेज होता है। हार्ट अटैक आता नहीं मतलब कम आता है, ऐसा तो है नहीं आता नहीं है, कम आता है। तो महिलाओं का सेक्स रेशो जो इंक्रीज हुआ है ये ज्यादा उम्र में हुआ है। और यही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है इंडिया का बहुत स्क्यूड है। और स्क्यूड है, इसके पीछे हमारा समाज भी जिम्मेदार है। पहले ही प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, देख लिया जाता है कि लड़की हुई है लड़का हुआ है। और इसलिए 1994 में सरकार पीसीपीएनडीटी एक्ट लेके आई थी। इसका कहना होता है प्री कंसेप्शन, मतलब बताता हूं इस कानून का, पहले लिख तो लो। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्री नेटल, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल, प्री नेटल मतलब भ्रूण बनने से पहले, प्री नेटल कहते हैं उसे। प्री नेटल, प्री कंसेप्शन, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक टेक्निक, नॉट टेस्ट, टेक्निक, टेक्निक्स होती है ना सोनोग्राफी की यानी अल्ट्रासाउंड की। प्रोहिबिशन, पूरा कानून का नाम लिखिए, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट कानून है पूरा। अब ये क्या कहता है सुनो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सेक्स डिटर्मिनेशन को, यानी जो पहले ही बच्चों का पता लगा देते हैं लड़का है लड़की है, ठीक है, उसे रोकना। अब ये पता कैसे चलता है, बहुत आसान है। एक तो आपने सुना होगा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्टिंग होती है और उसका आपने सुना होगा एमनियोटिक फ्लूइड से बताया जा सकता है लड़का है लड़की है। दूसरा, आजकल तो अल्ट्रासाउंड 4.0 आता है, अल्ट्रासाउंड 4.0 से डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड करके पता लगाया जा सकता है लड़का है लड़की, ठीक है। तो जितने भी ऐसी अल्ट्रासाउंड वाली जो डायग्नोस्टिक टेस्ट एजेंसी है और जो ये काम करती है अल्ट्रासाउंड की, सरकार का बहुत सख्त आदेश है, कानून है, 10 साल तक की सजा है। और तो और ये अल्ट्रासाउंड का पूरा जो आपका क्लिनिक है ये बैन हो सकता है। और इसी कानून को पीसीपीएनडीटी कहते हैं। इसमें प्री कंसेप्शन भी है। प्री कंसेप्शन समझते हैं, जैसे आईवीएफ होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में देखा होगा कि 4-5 जाइगोट बनते हैं, ठीक है। तो जाइगोट कौन सा निकालना है, मेल का निकालना है, फीमेल मैन का निकालना है या मेल मैन का निकालना है, इस पे है ना डीएनए टेस्टिंग करके पता लगाया जा सकता है। तो इस पीसीपीएनडीटी में प्री कंसेप्शन भी है, यानी आईवीएफ भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और नेचुरल सेक्स सिलेक्शन भी इंक्लूडेड है, प्री नेटल भी इंक्लूडेड है, ठीक है जी। और पूरा इलीगल है ये, और दैट इज पीसीपीएनडीटी एक्ट। अब सरकार पीसीपीएनडीटी एक्ट के बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से बच्चों को मारा जाता है। हरियाणा और राजस्थान जैसे एरिया में तो सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा स्क्यूड है। और इसी कारण जनवरी 22, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एक दिन बाद मेरा बर्थडे हो, जनवरी 22, अच्छा जनवरी 15 नहीं, मेरा तो जनवरी 16 होता है। तो जनवरी 22 2015 को नरेंद्र मोदी, हमारे बिलोवेड प्राइम मिनिस्टर है, पानीपत के मैदान से, पानीपत हरियाणा, और इसके जानबूझ के हरियाणा चुना गया है तो हरियाणा में बहुत लोअर है सेक्स रेशो, पर्टिकुलरली चाइल्ड सेक्स रेशो। लॉन्च करते हैं एक स्कीम, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाना भी जरूरी है, बेटी को पढ़ाना भी जरूरी है, ठीक है। दिस स्कीम वाज लॉन्च और फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और मेन इसका एम ही है कि हमें किसी तरह जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसे एड्रेस करना है, महिलाओं को एम्पावरमेंट करना है थ्रू एजुकेशन एज वेल, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। अच्छा, एक यहां पर एक, जब बात ही कर रहे हैं तो एक और टेक्निकल चीज बता देते हैं। होता क्या है, फिशर सेक्स रेशियो है,
एक इक्वेशन है फिशर सेक्स रेशो थ्योरी, इसको भी जब बात हो रही है तो बता देते हैं। फिशर का कहना है कि जब इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन होता है, यानी जनरेशन आगे बढ़ती है, तो इवोल्यूशन में अपने आप ही सेक्स 1:1 हो जाता है अगर उसमें टेक्निकल इंटरवेंशन ना किया जाए। यानी कहने का मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन ना होना, तो अपने आप ये 1:1 हो जाता है। दैट इज फिशर सेक्स रेशो। और इसका कहना है कि बचपन में महिलाओं को कम प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बाद ये एडोलोसेंट में आकर नियर अबाउट इक्वल हो जाता है, और हाई एज में महिलाएं ज्यादा जीवित रहती हैं क्योंकि महिलाओं का जो एक्स क्रोमोसोम्स है ये ज्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू वाई क्रोमोसोम्स, और वाई क्रोमोसोम्स के कारण ही बाल्डनेस होता है, गंजापन होता है। कोई महिला के कितने ही बाल झड़े वो कभी गंजी नहीं हो सकती क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स नहीं होते उसमें। वाई क्रोमोसोम्स के कारण बाल्डनेस आती है, गंजापन आता है। तो कहने का मतलब ये है, सुनो इधर आओ, कि हाई एज में जाके महिलाओं का सेक्स रेशो अगेन इंक्रीज हो जाता है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप नॉर्मल होता है और 1:1 की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज फिशर सेक्स रेशो थ्योरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो महिलाओं की, हमने गर्ल चाइल्ड की हमने बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद महिलाओं की हेल्थ की हमने बात करी। उसके बाद हम बात करते हैं वुमेन इन, नेक्स्ट हम बात करें वुमेन इन इकोनॉमी। आ जाओ, वुमेन इन इकोनॉमी नेक्स्ट। महिलाओं का इकोनॉमी में क्या योगदान है? देखो, पहली बात तो हमने यही कहा कि केयर इकोनॉमी जो है, CARE, केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? जो महिलाएं घरों में होम मेकर का काम करें। इट शुड बी मोनेटाइज, यानी ये पैसे का हिस्सा बने, ये जरूरी है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए नाबार्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी उस समय सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोग्राम लेके आई थी, और नाबार्ड को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। नाबार्ड इज नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, उन्हें पैसा मुहैया कराया जाए, लोन मुहैया कराया जाए, और इसी को कहा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकिंग प्रोग्राम। आपने 2025 का प्रीलिम्स देखा होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकिंग प्रोग्राम इसे कहते हैं कि महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में बैंक से क्रेडिट मिले, यानी लोन मिले। अब ये लोन मिलना क्यों जरूरी है? क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, पहले ये समझिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? 5 या 5 से ज्यादा लोग, इसमें महिलाएं भी हो सकती हैं और मैन भी हो सकता है, किसी कॉमन कॉज के लिए जुड़े, और किसी कॉमन कॉज के लिए अगर बिजनेस करना चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। आपने इसका नाम भी सुना होगा, लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़, पापड़ कभी खाया हो तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सेवा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आपने अगर सुना हो सेवा, बड़ी फेमस सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये भी आपने नाम सुना होगा इन सबका। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में होती है। नाबार्ड इन्हें रीफाइनेंस करता है, यानी जब बैंक इन्हें पैसा नहीं देता तो नाबार्ड इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कहता है बैंक से इन्हें पैसा दो। दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट आते हैं, एक NSQF सर्वे भी होता है, दैट इज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। 2 मिनट रुके, ज्यादा तो नहीं हो रहा? ये बताइए। हाँ जी, क्योंकि तुम लोग बोल नहीं रहा है कोई भी, ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। बताओ भाई। विशाल, समझ में आ रहा है? जी सर। हर्ष यस सर, समझ में आ रहा। समझ गया? चलो, श्रुति बेटा, यस सर। प्रीति, यस सर। सोनिया आपको आ रहा है थोड़ा बहुत बेटा? तो आप तो नए हो, आप धीरे धीरे आने लगेगा ये तो। आ रहा है, ठीक है। राहुल बेटा, आ रहा है? जी सर, समझ में आया। चलो, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF। अब NSQF क्या है कि देखा होगा आपने कि
अब एनएसक्यूएफ ने ये 2013 में लॉन्च हुई थी, यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा है। ये एक इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइज एजुकेशन की बात करता है, स्किल डेवलपमेंट की बात करता है। कहने का क्या मतलब है, 10 लेवल ऑफ नॉलेज है। मान लीजिए आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आया, अब वो इलेक्ट्रीशियन किस लेवल का है वो कैसे पता चलेगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में कहा कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। अगर कोई 10 लेवल पे है यानी वो बहुत अच्छा इंजीनियर है, कोई लोअर फर्स्ट लेवल पे है यानी उसने बिजली का काम अभी अभी सीखा है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के कारण महिलाओं को भी सशक्तिकरण का काम एक डोर मिला है। अब ये कैसे मिला है कि महिलाएं घर बैठे भी इसमें एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ महिलाओं ने जो स्किल्स लिया है उसके ऊपर लेवल ऑफ उन्हें रेटिंग्स मिलती है, उन्हें फर्दर एम्प्लॉय किया जा सकता है, फर्दर रोजगार का हिस्सा बनाया जा सकता है। और इसके लिए सरकार इसी का अटैच वर्जन एक लॉन्च करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एक स्कीम लॉन्च करती है जैसे नेशनल कैरियर सर्विस। किसी ने ये देखा है Naukri.com? हाँ जी, Naukri.com देखा है किसी ने? Naukri.com एक तरह से नेशनल कैरियर सर्विस से ही डेटा उठाता है। नेशनल कैरियर सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसमें जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो जॉब फाइंड कर सकते हैं, जितनी भी जिनको हायर करना है वो हायर करते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी आती है और प्राइवेट सेक्टर भी आता है। जितने भी आपने सुना होगा ये सब अप्रेंटिस के प्रोग्राम चलते हैं, Naukri.com चलता है, लिंक्डइन चलता है, वो अपना सारा डेटाबेस यहीं से लेता है। आई थिंक आप लोगों ने सुना ही होगा ये। ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा, एक का कॉल है। वैसे आपकी परमिशन लेनी चाहिए थी, मैं वैसे फोन उठाता नहीं हूँ, कभी कभी जरूरत होता तो उठा लेता हूँ, पर्टिकुलर घर के जो फोन होते हैं उसे उठा लेता हूँ, क्लास में वो भी नहीं उठाता। ठीक है, चलो क्या कह रहे हो, ये भी तो क्लास ही है। हाँ सही बात है, ये भी क्लास है। चलो कभी कभी कोई कॉल इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें आजादी नहीं है फोन उठाने की, ठीक है, हीरो नहीं बनना है, एक ही हीरो होगा पढ़ाने वाला। तुम अभी स्टूडेंट हो, जब ऑफिसर लग जाओगे ग्रुप ए के, ग्रुप ए भी नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस आईपीएस, तब हीरो बनना। इधर आओ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की बात करते हैं तो नेशनल कैरियर सर्विस ये लॉन्च करता है, एक फ्लैगशिप स्कीम है, फ्लैगशिप मिशन मोड प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कैरियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और गैप है बिटवीन द जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर्स। तो आजकल देखा होगा ये इसी सबसे डेटा Naukri.com और ये सब लेता है। इसमें सरकारी जॉब्स का भी सारा वर्णन आता है, कौन कौन सी सरकारी जॉब निकली है, साथ के साथ ये भी आता है कौन कौन सी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर जॉब निकली है। ठीक है, तो जो जॉब ढूंढ रहे हो वो उनसे कह दीजिएगा रजिस्टर कर ले, ये बहुत पहले से चल रही है। चलिए आगे नेक्स्ट आइए। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें तो हम महिलाओं की जॉब रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो पहले हमने नेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात करी, नेशनल कैरियर सर्विस की बात करी, जिसमें महिलाओं को घर बैठे पता चल रहा है कि कहां से वो जॉब कर सकती हैं। पर्टिकुलरली वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर नेशनल कैरियर सर्विस से जॉब ले सकती है। साथ के साथ, क्योंकि जॉब लेना इंपॉर्टेंट है, जॉब लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक पार्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बनोगे, वेल्थ का हिस्सा नहीं बनोगे, लाइबिलिटी रहोगे। दुनिया में लाइबिलिटी और एसेट अलग अलग तरीके से ट्रीट की जाती है हमेशा। ठीक है, कितने ही श्रवण कुमार बन लेना, कुछ नहीं होने जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेल्थ का हिस्सा बनना, इकोनॉमी का हिस्सा बनना। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट महिलाओं की बात करें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मैंने बताया, ये पहले ही बता दिया था, मॉस्फी निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, राव इंदरजीत इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट
एक चीज और मैं एक बात करूं तो महिलाओं की ये जॉब से रिलेटेड हो गई। एक मैं डेटा और भूल गया था, वो डेटा यहीं बता देता हूं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ये बताया था। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जब एजुकेशन के बारे में बता रहा था, आपको बताया था बेटा या नहीं बताया था? नो सर, नहीं नहीं बताया। सर। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या है? देखा होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट इसे जानने, फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात करें तो एनरोलमेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या चल रहा है फीमेल्स एंड मेल्स में। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का मतलब होता है, जैसे आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू एजुकेशन की, और राइट टू एजुकेशन बात करता है 6 से 14 साल की। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चे, उनकी क्लासरूम क्या होगी? क्लास 1 से लेकर क्लास 8वीं तक। अरे 6 से 14, क्लास 1 से क्लास 8 तक। तो 6 से 14 साल तक के बच्चे मान लो 100 है, और क्लासरूम 1 से लेकर 8 तक बच्चे 100 है, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 100% होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये हो भी कितनी बार ये भी हो सकता है कि क्लास 1 से लेकर 8 तक बच्चे 100 से ज्यादा है, और एज 6 से 14 तक के बच्चे कम है, ये भी हो सकता है। और ऐसे केस में जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 100 से भी ज्यादा पॉसिबल है। अब एक बात बताइए, जीईआर 100 से ज्यादा कैसे पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है कि जब बच्चा बहुत ज्यादा उम्र का हो गया हो और ज्यादा उम्र में बच्चा स्कूल जा रहा हो। ठीक है, अभी हम ये बात क्यों कर रहे हैं? फीमेल का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, और ये फेवर करता है कि महिलाएं अब एजुकेशन को प्राथमिकता दे रही हैं, महिलाएं स्कूल जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इस फीमेल एजुकेशन में भी हम बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन का अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो महिलाओं को फायदा हुआ है। घर बैठे जब उनसे मर्यादा के पर्दे आप बांध देते हैं और कहते हैं कि पर्दे से बाहर निकलना मर्यादा लांघना है, उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान सा है, क्योंकि वो घर बैठे, चाहे वो काम भी कर रही है, मान लीजिए सब्जी काट रही है, तब भी लेक्चर देख सकती है, वो बर्तन धो रही है तब भी हमें सुन सकती है, तब भी पढ़ सकती है, और बहुत अच्छी बात है। तो दैट इज योर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी 6 से 14 साल के बच्चे, उनका 6 से 14 साल के बच्चे और क्लास 1 से लेकर 8 तक कितना एनरोलमेंट हुआ है, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट। लिख लीजिए इस बात को, द ग्रॉस फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो is slightly higher than male gross enrollment ratio, male gross enrollment ratio। ठीक है, चलिए। और फिर मैंने बताया जीईआर 100 से ऊपर भी पॉसिबल है। ये तब होता है कि ओवर एज बच्चे, मतलब अंडर एज या ओवर एज बच्चे, मतलब क्लास 1 में ही आप गए हो, 10 साल के जब हो गए हो, तो फिर तो आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं बाद में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट मैं जो बात करना चाहता हूं वो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन की बात करना चाहता हूं। तो इकोनॉमी की हमने बात कर ली, नाउ वी टॉक अबाउट दैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो वायलेंस की अगर बात करें, क्राइम की अगर बात करें, तो बहुत चौंकाने वाला डाटा एनसीआरबी का है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। और डेटा ये मिनिस्ट्री ऑफ, आपको पता होगा, होम निकालती है, और पता होगा मिनिस्टर इनके अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये कहता है साइबर क्राइम के बारे में, बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है और आपको पता होना चाहिए। 44% से ज्यादा क्राइम अगर किसी के अगेंस्ट हो रहे हैं तो वुमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं। चौंकाने वाला डेटा है, 44% से ज्यादा साइबर क्राइम आर रिपोर्टेड अगेंस्ट वुमेन। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो डीप सीक की है, डीप फेक की। महिलाओं की फोटो लेकर उन्हें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करना, गलत तरीके से उसे दिखाना, गलत वीडियो बनाकर उसे वायरल करना। और मैं आपको अनंत केस बता दूंगा इस पे। अभी एक उत्तर प्रदेश का केस था, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, 2 मिनट की बात है। उत्तर प्रदेश में एक लड़की ने सुसाइड किया, तो जब एफआईआर हुई तो ये हुआ कि सुसाइड किया है। ठीक है, और सुसाइड पे आपको पता है 309 लगती थी पहले आईपीसी की, तो सुसाइड किया तो वो कर दिया। लेकिन पुलिस ने उसके सोशल मीडिया देखे,
जब लड़की के सोशल मीडिया देखे तो एक आदमी का मैसेज देखा, बार बार वो मैसेज आ रहे थे, और जब उसकी चैट पढ़ी तो उसे पता चला कि उस आदमी ने साइबर क्राइम करके, फिशिंग करके, डीप फेक करके उस लड़की को बहलाया फुसलाया है, उसके साथ सिंपल सी बात रेप कमिट किया है। और जान के हैरानी हुई पुलिस वाले को, ये वो आदमी है जो पापा के फ्रेंड है और फादर के साथ एफआईआर लॉन्च कराने आया थाने में। अब आप समझ सकते हो कि कितनी प्रकाष्ठा है। और साइबर के एरिया में, साइबर फील्ड के एरिया में आप देखिए एनीथिंग इज पॉसिबल। तो महिलाओं के खिलाफ 44% ज्यादा क्राइम बढ़े हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम मोबाइल में ऐप रखते हैं। कुछ ऐप ऐसी होती हैं जैसे वीडियो एडिटिंग की है या फोटो एडिटिंग की है। हम कोई भी फोटो ऑनलाइन कोई भी डाल देते हैं, और मैं, आप ये कहोगे सर आप भी तो डाल देते हो, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं जब वुमेन ये डालती हैं तो ऐसी ऐप जो मोस्टली चाइनीज ऐप होती है, इन फोटोज का मिसयूज करती है। तो हम कहाँ कौन सी फोटो डाल रहे हैं, किस तरीके से फोटो डाल रहे हैं, खाने से लेकर बाथरूम से लेकर हर चीज की फोटो डाल रहे हैं, एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। और इसी को यूज किया जाता है अगेंस्ट वुमेन। अब इससे रिलेटेड कानूनों की बात करें, लॉ की बात करें, तो एक कानून है दैट इज इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। इसे लिख लीजिए, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। प्रोहिबिशन भी आता है बीच में, प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। ये कहता है कि महिलाओं को डेरोगेटरी फॉर्म में दिखाना, यानी गलत तरीके से दिखाना, चाहे वो मीडिया हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे पब्लिकेशन बुक्स हो, आर्ट फॉर्म्स हो, जो उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट हो, इलीगल है। समझ में आया? अपराध जो आता है ये कॉग्निजेबल श्रेणी में आता है, यानी संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध में आपको पता होगा वारंट की जरूरत नहीं होती है, विदाउट वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। साथ के साथ एक चीज है, बेलेबल है, लेकिन इट इज बेलेबल, बेल हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चले, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो कानून महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, वैसे तो इन कानूनों पर पीएचडी कर सकते हैं अपन लोग, लेकिन ठीक है, वो यूपीएससी के लिए जितना जरूरी है उतना देखते हैं, इतना तो लॉयर भी नहीं पढ़ता है, ठीक है, लीव इट। तो नेक्स्ट जो कानून महिलाओं को बचाता है दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं को बचाना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 2005 में एक्ट आया था। ये बात करता है कि महिलाओं के खिलाफ जो उनके घर में, जो पति के घर में, इवन इसमें लिविंग पार्टनर्स भी इन्वॉल्व है। अगर लिविंग भी है, कोई रिलेशन लिविंग है, तो वो पार्टनर्स भी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। अगर उसके खिलाफ भी केस लगता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उन पे भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलेगा। और एक्चुअली में इसमें, इस महिलाओं में जो प्रोटेक्शन महिलाओं की है, इसमें एडॉप्टेड सिस्टर और मदर्स भी आती हैं, इसमें लड़की, सारी लड़कियां भी आती हैं कि किसी के भी साथ भी डोमेस्टिकली, यानी घर में कोई अब्यूज हुआ है, फिजिकल और या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वर्बल या इमोशनल अटैक हुआ है, इकोनॉमिक अटैक हुआ है, वो सब डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के अंदर आता है। और पहले इसी कानून में साथ के साथ 498A ऑफ आईपीसी डाली गई थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस से डील करती है। ये क्रूएलिटी अगेंस्ट वुमेन का, क्रूएलिटी अगेंस्ट वुमेन बाय हस्बैंड, ये डील भी करता है 498A। आज बीएनएस में इसका मतलब संहिता चेंज हो गई है, भारत न्याय संहिता में सेक्शन 85 है, ठीक है, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस है। इसका मिसयूज भी है, लेकिन मिसयूज का कारण ये नहीं है कि हम पूरा कानून ही गलत बताएं। हम ये बात कहें कि महिलाओं के साथ घर में अपराध नहीं होते हैं, तो मूर्खता की चरम सीमा होगी, ऐसा कहना मूर्खता है। हाँ, इसका मिसयूज भी होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन वुमेन की 2023 में एक वुमेन एम्पावरमेंट पे एक को नोबेल प्राइज मिला, आई डोंट रिमेंबर हर नेम,
उसने ये बात कही कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट को महिलाएं अगर मिसयूज करती हैं तो इसके कारण सबसे ज्यादा कोई चीज प्रभावित होगी तो वो वुमेन एम्पावरमेंट होगी। ठीक है, तो हाँ मिसयूज है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कहना कि ये कानून ही गलत है ये मूर्खता होगी। ठीक है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसके अंदर धारा है 498A ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 85, वो चेंज हो गई है 498A, सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस, भारत न्याय संहिता। तीसरा कानून जो है वो पोश है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो पूरा नाम पोश का लिख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन। अच्छा, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस भी आता है, वर्क प्लेस यानी जो काम की जगह होती है। ठीक है, प्रिवेंशन प्रिवेंट करना है, होने नहीं देना, प्रोहिबिशन यानी निषेध करना है, एंड रिड्रेसल का मतलब अनुदान भी करना है। रिड्रेसल एक्ट 2013 में आया था। और इसके ऊपर भी आपको कहानी पता होगी विशाखा की। ठीक है, कि एक भावरी देवी थी, वो क्या कहते हैं, उन्होंने चाइल्ड मैरिज को लेकर राजस्थान में बहुत मुहिम उठाई थी। भावरी देवी का रेप कमिट होता है, उन्हें मार दिया जाता है। तो एक वकील है जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया, PIL लगवाया, और राजस्थान हाई कोर्ट की बात है। राजस्थान हाई कोर्ट में जब PIL लगा तो उस वकील का नाम था दैट इज विशाखा, बड़ी फेमस एडवोकेट रही हैं विशाखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा गाइडलाइंस दी, और गाइडलाइंस वो बाद में इतनी फेमस हुई कि बाद में सरकार 2013 में उसके ऊपर कानून लेके आती है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक हेमा कमेटी बनी थी। हेमा कमेटी क्यों बनी? क्योंकि एक मूवमेंट चला था, मी टू मूवमेंट, आपने सुना होगा। ये बहुत सारी हॉलीवुड बॉलीवुड की जो हीरोइन है, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे डायरेक्टर्स पे, प्रोड्यूसर पे कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं होता है। ठीक है, कितनी बार ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ कि दे कैन सेक्सुअल हैरेस पीपल, और महिलाओं के साथ तो ये है ही। तो हेमा कमेटी ने कहा था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में कानून में कोई कमी नहीं है, और हेमा कमेटी ये बनी थी मलयालम इंडस्ट्री जो है, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर। तो हेमा कमेटी आपको याद होनी चाहिए, लिख लीजिए इस बात को भी। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट कानून की। पढ़े आगे, पढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे। हाँ जी, यस सर। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? पूछ लो एक बार, सांस ले लेते हैं, कोई बात नहीं, सांस लेना ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी। सर वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किसमें बनी थी? अच्छा, मैं भी बता देता हूँ इसमें, चलो मैं भूल गया था, मैं सोच रहा था वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ता रहा हूँ इसलिए नहीं बताया। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में एक बात कही गई कि जितनी भी फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यहाँ जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, वहां इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनेगी। यानी वहां पर एक डेडिकेटेड स्टाफ बनाया जाएगा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से डील विद करे, उसे कहेंगे ICC। और जहां इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर कराना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट में लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बनेगी जिसका हेड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो इनफॉर्मल में लोकल कंप्लेंट्स कमेटी और फॉर्मल में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। ये क्या करेगी कि जब भी कोई वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर जाती है तो ये देखेगी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसके बाद अगर उसे ऐसा लगता है कि लड़की की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये ICC जाकर पुलिस थाने में FIR करवाएगी। ठीक है, ये तो दैट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को बहुत ब्रॉड वे में डिफाइन किया गया है, इतना ब्रॉड वे कि आप ये देखिए यहां पर शोइंग पोर्नोग्राफी टू अ वुमेन इज आल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट, एडवांसिंग टुवर्ड्स वुमेन
यानी आप एडवांस करते हैं, मतलब देखा हो निर्लज लोग जो होते हैं बस और देखा होगा मेट्रो में या फिर ऑफिस में, एडवांसमेंट कहते हैं। एडवांसमेंट टुवर्ड्स वुमेन इज आल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। शोइंग पोर्नोग्राफी और ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है, और बाकी चीज तो आती ही आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कानून है इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, दैट इज पॉस्को एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। ये कहा गया है कि कोई भी बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम की है, अगर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, असॉल्ट होता है, उन्हें पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है, तो ऐसे केस में पोस्को का कानून लगेगा, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। लिख लीजिए इस बात को कि पोस्को प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बी इट मेल और फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। कुछ लोग कह रहे हैं 18 साल से उम्र नहीं 16 साल होनी चाहिए। अब इसके ऊपर पोस्को एक्ट पे पूरी करंट अफेयर्स की क्लास आपकी चलेगी, मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं पोस्को के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि ये जेंडर न्यूट्रल है, बच्चे जिनकी 18 साल से कम की आयु है उनसे सेक्स को निषेध करता है, इलीगल बनाता है, क्रिमिनल बनाता है, ठीक है। चलिए इवन चिल्ड्रंस को पोर्नोग्राफी दिखाना, ठीक है, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखना, इसमें भी पोस्को लग जाएगा। फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इस पे भी पोस्को लग सकता है, और बिल्कुल राइटली, ठीक है, ये मेंटेलिटी दिखाता है। चलिए आगे चलते हैं। साइबर क्राइम की हम बात कर ही रहे थे, और नेक्स्ट जो मुद्दा है वो साइबर क्राइम को लेकर है। महिलाओं के खिलाफ, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है, पर्टिकुलरली जो साइबर क्राइम है, वो तो प्रकाष्ठा पे है। और आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट कर लेना, और अच्छा महिलाओं को क्या होता है, बाहर ज्यादा निकली नहीं है, और उसके लिए तो यही है कि 4 दीवारी, उसी में है तेरी जिंदगी पूरी नारी, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब भाई भी अगर छोड़ने जाएगा, आप इतना सक्षम नहीं बना रही, तो दैट इज द प्रॉब्लम। महिला सुश्री सशक्तिकरण कोई छेड़ कैसे सकता, मार एक थप्पड़ खिंचा के सीधा कर देगी। तो साइबर क्राइम को अगर लेके बात करें तो एनसीआरबी का साफ कहता है कि महिला के खिलाफ क्राइम बढ़ा है, पर्टिकुलरली साइबर क्राइम। इसमें डीप फेक है, ठीक है, गलत इमेज बना देना, गर्दन किसी और की लगा देना, कोई पोर्नोग्राफी वीडियो उठा लेना, और इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। साइबर क्राइम को लेकर देखें तो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 का साइबर क्राइम से रिलेटेड डील करता है, और इसका चैप्टर नंबर 10 साइबर क्राइम को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में आप देखेंगे सेक्शन 66 है आपका, सेक्शन 66C है, सेक्शन 66 ए है, सेक्शन 67 67B, ठीक है, 66F साइबर टेररिज्म की बात करता है, एंड सो फोर्थ। आईटी एक्ट के बारे में 2-3 चीजें बता दूं। एक लीगल फ्रेमवर्क है और डिजिटल वर्ल्ड को लेकर, ठीक है। इसमें साइबर ऑफेंस को भी ऐड किया गया है अंडर चैप्टर 10 ऑफ आईटी एक्ट। इसमें हैकिंग और अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, थेफ्ट को, किसी का डिजिटल थेफ्ट करना, डिजिटल दुनिया से लेकर जितने भी क्राइम है, इंक्लूडिंग महिलाओं के खिलाफ ऑब्सैनिटी फैलाना, उनका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करना, ये सब आपको आईटी एक्ट में मिलता है। और महिलाओं के खिलाफ क्राइम लिख रहे हैं तो महिलाओं की बात कर लेते हैं। लिख लीजिए सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 67, 67A, 67B। इट टॉक्स अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन द साइबर स्पेस, यानी जो पूरा डिजिटल की दुनिया है, ठीक है। बाकी इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन आईटी एक्ट तो आप महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो उतना ही पढ़ेंगे जितना महिलाओं के लिए है, ठीक है। चलिए किसी को, हाँ बोलिए। आईटी एक्ट का जो 66A है वही उसी पे श्रेया सिंघल केस है। नहीं 66A पे हुआ था श्रेया सिंघल वाला केस,
और हाँ ये सर, वही सेक्शन, हाँ हाँ, और सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये 66A लाया तो गया था महिला प्रोटेक्शन के लिए, महिला एम्पावरमेंट के, और श्रेया सिंघल को ही आप जेल में डाल रहे हो। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A हटा दिया था। अभी के लिए 67, 67A, 67B आप लिख लीजिए, ये महिलाओं के लिए लेकर है। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, 9 बज चुके हैं, 7 बजे क्लास थी। मैं सोच रहा था आज वुमेन एम्पावरमेंट खत्म कर दूंगा, लेकिन वुमेन एक बड़ा टॉपिक है। एस्से में आप समझिए 125 नंबर का एक पूरा एस्से आता महिलाओं को लेकर, तो यहां बात खत्म नहीं होगी, एक क्लास महिलाओं में और लगेगी। आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज दिस इज बिगर टॉपिक, बी इट योर पीसीएस, बी इट योर यूपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, सो ऑब्वियस पूछा जाएगा। मतलब यार, वुमेन्स आर मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन एंड देन यू आर जस्ट गिविंग देम 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन। ठीक है, पहली बात तो ये रिजर्वेशन में ही दिक्कत है, ये एटलीस्ट 50% होना चाहिए था। चलो जोक सपाट मतलब छोड़ते हैं उसे। महिलाओं का टॉपिक एक बहुत बड़ा है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो एक दिन में नहीं हो सकता उसे पूरा, आप भी समझ सकते हैं। तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन? ओके ठीक। नो सर। ठीक, एक काम करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि आप वैसे तो आप करते नहीं है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम दी है महिलाओं से रिलेटेड, आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, वो आप पढ़िएगा। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहां से पूछती है, यानी यूपीएससी कहां से पूछती है, या स्टेट पीसीएस कहां से पूछता है। स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, वो गवर्नमेंट स्कीम किसी कोचिंग सेंटर के मटेरियल से नहीं पूछती है, वो पूछती है इंडिया ईयर बुक से। इंडिया ईयर बुक में एक वेलफेयर का पूरा चैप्टर है, जिसमें ये सारी स्कीम जो मैंने पढ़ाई है और जो भी चीज आपको बता रहा हूं, उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है। इंडिया ईयर बुक से ज्यादा बेस्ट सोर्स कोई नहीं है स्कीम्स को लेकर। ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए, वेलफेयर वाला टॉपिक है, उसे पढ़ना चाहिए, और आप सबको एक इंडिया ईयर बुक तो खरीदनी चाहिए एटलीस्ट, मतलब ये तो जरूरी है। चलिए जी, तो पढ़िएगा उसे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर महिलाओं को भी आगे रखते हैं, महिलाओं की नेक्स्ट क्लास देखते हैं, और चाइल्ड भी तभी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, चाइल्ड जब देखेंगे तो पॉस्को डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक है अनुष्का बेटा, समझ में आया? हाँ जी, चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।